चलिए, सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। ऑनलाइन फेस टू फेस गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? मजे में एकदम? ग्रेट ग्रेट। तो आज जाते जाते 5 मार्क लेके जाना है घर पे। चलिए, सो ऑनलाइन एक बार कंफर्म कीजिए मेरा आवाज आ रहा है क्या? फिर मैं करूंगा पुण्य का काम एंड फिर अपन स्टार्ट करेंगे लेक्चर। ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करो। क्या मैच देखने का मन है? चलिए, यस। जस्ट 1 मिनट। यस, हेलो, ओके। चलिए, कैसे सब लोग? खाना हो गया सबका? ऑनलाइन आवाज आ रहा है सबको? ओके ग्रेट। जस्ट 1 मिनट, मैं लिंक भेज देता हूँ। यस, थोड़ा इस साइड बैठेंगे तो बेटर होगा, मतलब ज़्यादा उधर इधर बैठना। ऑनलाइन, चलिए। हेलो एवरीवन। तो अभी कहाँ पे रह गया? यस, जस्ट 1 मिनट। ओके, गुड इवनिंग गाइस। जस्ट 1 मिनट देना, बस आखिरी काम कर देता हूँ, पुण्य का काम। कुछ बिजी लोग हैं तो चलिए। सो तो गाइस, कैसे आप सब लोग पहले बताइए? ग्रेट। तो अभी आज अपन रिवाइज करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 2-3 घंटे में पूरा टॉपिक खत्म। 5 पंगा लेके घर पे जाना है। तो आपको जहाँ जहाँ पे डाउट लगता है मेरे को पहले बता के रखना कि इसका ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। जैसे एक ने मेरे को वैकेंसी का भेज के रखा है, तो वो तो मैं लेने वाला हूँ। प्री कंस्ट्रक्शन में मैं लेने वाला हूँ। वो 2 ही मैंने एडजस्टमेंट है, बाकी टॉपिक आसानी है। करेंगे स्टार्ट फिर? चलिए, ग्रेट ग्रेट। चलो, तो गाइस जरा लाइक का बटन दबा देना। 5 मार्क जिन लोगों ने बटन दबाए ना, उनके 5-5 मार्क बढ़ गए एग्जाम में। नहीं दबाए उनके 10-10 कम हो गए। इसलिए मैं खुद ही बोलने लगा हूँ। डेली क्लास रखो ना रात को 8 बजे का। हाँ, बस वही करता हूँ मैं। बट उसके लिए पहले मेरे को थोड़ा वनवास में जाने दो, फिर अपन करेंगे रोज। वाह वाह वाह। यस, रोहित जरूर रखता हूँ डेली क्लास। एक थोड़ा 1-2-4 साल रुक रखता हूँ भाई। सैटरडे को इनविटेशन देके बुलाना पड़ता है। बस आपका बैच काफ़ी अच्छे आ रहे, मतलब आप आते, ऐसा बोल रहा हूँ। तो अदरवाइज इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग स्टूडेंट। ऑलरेडी डन। गट नहीं, जिन लोगों ने नहीं किया वैसे तो रोहित अपन डेली क्लास लेंगे। अभी नहीं, एक में से लेंगे अपन डेली क्लास न्यूमेरिकल का। बट अभी नहीं, अभी उसका समय नहीं है। अभी एक बार थोड़ा सिलेबस आगे जाने दो, करते हैं। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगेन सेम इंस्ट्रक्शन। आपको जो भी लिखना है मेरे साथ लिखना है। मैं आपको बाद में टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अपने को कम से कम समय में मैक्सिमम चीज़ रिवाइज करनी है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अभी ध्यान दो, बाद में आप लिख लेना, टेंशन की बात है नहीं। ठीक है, चलिए। तो गाइज इस टॉपिक का नाम क्या है?
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एग्जाम में आता है कितने मार्क्स के लिए? ऑनलाइन टाइप करके भेजो, 5 to 7 मार्क्स। अपने को कितने लाने हैं? मिनिमम 5 to 7 मार्क्स लाने हैं, ज़्यादा नहीं लाने हैं। बाकी के गए तो भी चलेगा, ठीक है। सो मिनिमम इज 5, अपने को 5 लेके आना है मिनिमम, उससे कम नहीं चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें अपन सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 22 to 27। सब कुछ बताऊंगा, कौन से सेक्शन लर्न करना है, एग्जाम में क्या आने वाला है। अगेन मैं बता रहा हूँ, लेक्चर में जो लोग मेरे रिवीजन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू डू एक्सेप्शनली वेल इन एग्जाम, ये मेरी गारंटी है। एंड जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनको अभी अनुभव आ गया है कि रिवीजन लेक्चर का इम्पैक्ट क्या होता है। जो आपको घर पे 8 घंटे लगते हैं, यहाँ पे 2 घंटे में हो जाता है, तो इसमें आपका टाइम सेव होता है, ठीक है। न्यू बैच वालों के लिए नहीं, जिनका हाउस प्रॉपर्टी न्यू बैच का नहीं हुआ है, मित तुम बाद में करना, ठीक है। ओके, नाउ फटाफट अभी यहाँ पे बताओ कौन से इनकम की बात हो रही है? रेंटल इनकम की। तो हाउस प्रॉपर्टी बेच के जो इनकम होता है वो कैपिटल गेन में जाता है। तो यहाँ पे हम बात कौन सा कर रहे हैं? रेंट। जैसे कहा कि मेरे इंडिया में 3 घर है, 2 है और एक यूएस में है। ऑनलाइन जरा बताओ मेरे 3 घर कहाँ पे, देखते कितने लोग लेक्चर अटेंड किया बराबर। करेक्ट, आगरा में एक है, दिल्ली और यूएस में है। यूएस मतलब वो मुंबई का नहीं, ओरिजिनल यूएस है। मुंबई में भी एक यूएस है, मैंने परसों बताया था। सच में है, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, वो अलग है यूएसए, ये अपना ओरिजिनल है, ठीक है। ओके ग्रेट। हाउस का मतलब होता है रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रॉपर्टी। हाउस का मतलब क्या है? तो मैंने ऑफिस लेट आउट किया, मैंने घर लेट आउट किया, मैंने गोडाउन लेट आउट किया, ये सब यहाँ पे आएगा। एंड प्रॉपर्टी कैसा चाहिए? कंप्लीटेड चाहिए, क्योंकि लॉजिकली बताओ इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी लेट आउट हो सकता है क्या? मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि मेरा 5 BHK फ्लैट मैंने बुक किया है, बट अभी उसको 12 फ्लोर पे है, मैं लेट आउट करना चाहता हूँ। 5 BHK फ्लैट खाली 10,000 रेंट पे, बट अभी प्रॉब्लम है उधर वो है 12th फ्लोर पे, बट वहाँ पे स्टेयर्स नहीं जाने के लिए, लिफ्ट नहीं है, लाइट नहीं है, विंडो नहीं है और पानी नहीं है। तो अगर आप रस्सी से जा सकते हैं तो फिर है ना, नीचे फटाक से होगे, ऊपर डायरेक्ट तुम चांद पे पहुंच जाओगे, भगवान इंद्र के पास या अप्सरा के बाजू में, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। सो आगरा, दिल्ली एंड यूएसए, करेक्ट। खाली किसको पता है? आराध्या को पता है, बाकी लोग सो गए। तो कंप्लीटेड प्रॉपर्टी होना जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे रेंटल इनकम पे आपको क्या करना है? टैक्स देना है। इतना क्लियर है क्या? ठीक है। नाउ यस, वेलकम। नाउ अभी थोड़ा डिस्कशन करते हैं पहले हाउस के बारे में, एक एक करके। कल कितने बजे टेस्ट होगा? 9 बजे। 9 बजे कल वो ऐप पे अपलोड हो जाएगा, आप टेस्ट दे सकते हैं आराम से। आपको 8 दिन का समय दिया ना, टेस्ट देना है, बट आपको टेस्ट नहीं देंगे तो फिर अपना इवेल्यूशन नहीं होगा। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए, मैं जो जो स्टेप बता रहा हूँ आपको आंख बंद करके फॉलो करना है, जितना हो सकता है ट्राई करो, मिस नहीं करना टेस्ट। ओके, नाउ प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, कंप्लीटेड होना चाहिए। कंप्लीटेड कैसे पता चलता है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, या फिर फ्लैट ले तो बिल्डर आपको पोजेशन लेटर देता है। कौन सा देता है? पोजेशन लेटर, तो उसको बोलते हैं कंप्लीटेड, ठीक है। एग्जाम में तो आपको कंप्लीटेड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा। तो ये बेसिक क्लियर है क्या? नाउ ध्यान दो सब लोग, अभी ये पहला पॉइंट था। नाउ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पे मैंने एक फ्लैट बुक किया है 1423 को, एंड जिसका कंप्लीशन हुआ है 12 अप्रैल 2025 को, ठीक है। तो ये है मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट, जो मैंने बुक कब किया है? 2023 को। तो पहले बताइए, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कब आएगा? 25 के पहले आएगा या 25 के बाद में आएगा? हाँ, तो क्लाइंट मेरे पास आएगा ही नहीं, मैं बोलूँगा सर अपन 25 के बाद मिलेंगे। तो कंप्लीशन, तो यहाँ पे आएगा इनकम फ्रॉम, हाँ, तो अपन जो भी डिस्कशन कर रहे हैं इट इज फॉर विच प्रॉपर्टी? कंप्लीटेड प्रॉपर्टी। ये क्लियर है? ठीक है। अब ये मैंने डायग्राम क्यों बनाया सर? क्योंकि यहाँ पे मेरे चालू हो गए ईएमआई, मैंने बैंक से लोन लिया है, एंड ईएमआई में 2 पार्ट होते हैं। एक ईएमआई का लॉन्ग फॉर्म है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्विटेड ईएमआई वर्ड तो सबने सुना है ना, अभी मैंने बोला ना, कोई ना नहीं बोल सकता, अभी तो 1 मिनट पहले मैंने बोला है, हाँ, तो कोई बोल नहीं सकते हमने सुना नहीं है सर। क्या है? अच्छा, बाद में मैंने सुना बैड, बोला ऐसे क्यों बोल रहा है?
ए मिसिंग है मेरे भाई, मैं कंफ्यूज हो गया ना, बैड क्या है? हाँ, तो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो बोलो प्रिंसिपल का बेनिफिट कहाँ पे मिलता है? एटीसी, एंड इंटरेस्ट का मिलता है 24B में, बराबर है। लेकिन अच्छा ईएमआई यहाँ पे भी चलेंगे ना सर, ईएमआई तो यहाँ पे भी चलेंगे, मैंने 20-25 साल का लोन लिया है तो सेम। सो ये एटीसी में होगा और ये 24B में होगा। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नाउ ध्यान दो, हाउस प्रॉपर्टी के लिए कंप्लीशन का क्राइटेरिया है, एटीसी के लिए कंप्लीशन का क्राइटेरिया नहीं है, तो वो बेनिफिट आपको मिलता ही रहेगा। कौन सा? एटीसी का आपको बेनिफिट मिलता ही रहेगा। कितना मिलता है मैक्स? यहाँ पे 1.5 लाख। सही, अपन कहाँ पे पढ़ेंगे? चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ये जो इंटरेस्ट है इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? प्री कंस्ट्रक्शन। इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट। अच्छा प्री का बेनिफिट कब मिलता है? कंप्लीशन के बाद 5 साल में। प्री का कब मिलता है? कंप्लीशन के बाद 5 साल में मिलता है। तो इन शॉर्ट, जिन लोगों ने एडवांस मतलब फ्लैट पहले बुक कर रखा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीशन होने तक इस टॉपिक का कुछ भी वर्किंग नहीं होगा, कंप्लीशन के बाद सब कुछ होगा। ये पार्ट क्लियर है? ये पार्ट क्लियर क्या बताओ? ठीक है। अच्छा 24 का मैक्सिमम लिमिट क्या है? अभी अपन रिवीजन में है तो मैं बता सकता हूँ। एसओ प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख, दोनों प्रॉपर्टी मिला के। लेट आउट के लिए रूल क्या है? डोंट यूज धोखा, इंटरेस्ट पेड। सही कहा उसने, तो जितना इंटरेस्ट दिया उतना मिलेगा, सोचेंगे तो खड्डे में गिरेंगे। लेट आउट के लिए सोचना नहीं है। जो भी एग्जाम में आंसर आएगा आपका, कैलकुलेशन कैसे करना मैं सिखाने वाला हूँ, वो आपके इनकम में क्या मतलब वो आपको मिलेगा ऑनलाइन। दिस डायग्राम, ये मैंने आपको पीपीटी दिखाया था पहले भी क्लास में, तो ये आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर नाउ। अच्छा ये क्यों लिखा है? उसका रीजन है, बताओ। अगर मैं एटीआर में आता हूँ एंड अगर एसओ प्रॉपर्टी है तो ये दोनों का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने वो क्लास में भी पहले लिया था। ये मेरे को नहीं बताना था, मेरे को बताना था कि एटीआर में क्या होगा। तो ऑनलाइन बताओ ये आपको समझा क्या? यस, डोंट यूज ब्रेन, करेक्ट। ये लिखने के लिए ब्रेन लगता है, बट स्टिल सही लिखा है तुमने। अरे ब्रेन लगता है लिखने के लिए भी, तो वही तो बोल रहा हूँ, करेक्ट है। आराध्या यू आर राइट। क्लियर है क्या? तो देखो यहाँ पे लिखा ही है। तो बताओ अगर एसओ प्रॉपर्टी तो क्या नहीं मिलेगा? ऑनलाइन टाइप करके भेजो। क्वेश्चन है एटीआर में एचबी में कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे? ऑनलाइन टाइप कर भेजो। पहला एटीसी का 1.5 लाख नहीं मिलेगा। दूसरा 24B का नहीं मिलेगा। कौन से प्रॉपर्टी के लिए? एसओ। लेट आउट है तो सब मिलेगा, लेकिन एटीसी नहीं मिलता है, एटीसी नहीं मिलता है। अच्छा गाइस एक रिक्वेस्ट है, अभी मेरे को बैकलॉग के क्वेश्चन मत पूछो, लेट मी फोकस ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। प्लीज आप उस पर ध्यान दो ना, मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ फिर। तो अभी आप कुछ भी डाउट मत पूछो, जो भी है अपना जग आज एचपी है। सो अदर देन एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी, नॉट हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सो उसके क्वेश्चन प्लीज पूछना है, बाकी प्लीज इरेंट क्वेश्चन मत पूछो, मेरा ध्यान भटकता है फिर गड़बड़ हो जाता है। ओके तो ये देखो आपको, ये अपन ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये मैंने अपने नोट्स में भी दिया है। अगर एटीआर में आते हैं तो बोलो कहाँ पे नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कौन से प्रॉपर्टी के लिए? हाँ लेट आउट के लिए मिलेगा ना। और क्या नहीं मिलेगा बताओ? एटीसी भी नहीं मिलेगा। से एटीसी यहाँ पे नहीं, वो चैप्टर 11 में कवर होगा। क्लियर है क्या बताओ? तो बताओ अगर मैं एटीआर में आता हूं, एसओ प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी, 24B का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। एटीसी यहाँ पे भी नहीं मिलेगा और यहाँ पे भी नहीं। ये आपको समझा क्या बताइए? ऑनलाइन, ऑनलाइन समझा सबको? सो रिक्वेस्ट है एवरीवन प्लीज डोंट आस्क मी दूसरे क्वेश्चंस, आप मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अभी आप इस टॉपिक पे ध्यान दो। क्या होता है फिर मेरा मोमेंटम सोचने का बदल जाता है, मैं फिर अगेन क्या बोल रहा था भूल जाता हूँ, फिर मैं 10 में से फिर 2 चीजें में गायब हो जाती है। ये क्लियर है आपको? तो एटीसी में समझ में आ गया, एटीसी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एंड 24 में एसओ में मिलना है और नहीं मिलना है, एंड लेट आउट में क्लेम करना है। चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच। क्या हो गया, कुछ डाउट है? नहीं ना, ठीक है। अभी इसमें भी कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं,
मैंने क्लास में कहा था, बट ये मैं चैप्टर 10 में डिस्कस करूंगा। क्या उस टॉपिक का नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, तो उसमें अपन उसका डिस्कशन करेंगे। चलिए नाउ अभी आते हैं, ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ लेट मी डिस्कस समथिंग अबाउट द प्रॉपर्टी, कि सब प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। पहला क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, ओनली अगर लैंड मैंने लेट आउट किया है, वैकेंट लैंड इज नॉट ए प्रॉपर्टी, तो सर लैंड का रेंट कहाँ पे आएगा? दो ऑप्शंस, अगर एग्री पर्पस के लिए दिया है तो एग्री इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स शक्ति कपूर, एंड अगर मैंने उसको कार पार्किंग के लिए रेंट पे दिया है ना, तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। आई थिंक तो लैंड का विषय खत्म। ओके, प्रॉपर्टी में क्या है? प्रॉपर्टी में स्ट्रक्चर चाहिए, परमानेंट स्ट्रक्चर, मतलब वॉल चाहिए, मड वॉल चलेंगे, स्टोन चलेंगे, ब्रिक्स सब कुछ चलेगा, तो रूफ चाहिए। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नीड टू हैव रूफ, कमर्शियल मे नॉट हैव रूफ। स्टेडियम, क्रिकेट का स्टेडियम जहाँ पे मैच चल रहा है, अगर लेक्चर नहीं लेते तो आज मैं मैच खेलने वाला था, बट आपके लेक्चर के लिए मैंने कैंसिल किया, ठीक है? नहीं वो वाला नहीं, हम क्रिकेट खेलने जाते हैं ना सब दोस्त, वो वाला बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो मैंने आपके लिए क्रिकेट का मैच कैंसिल कर दिया। मैं क्रिकेट लवर हूँ, तो मैं क्रिकेट हर फ्राइडे खेलने जाता हूँ। मतलब मैं कॉलेज के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था 2-3 साल, तो इसलिए मेरे को क्रिकेट बहुत थोड़ा बहुत अच्छा आता है, बहुत नहीं, अभी गैप बहुत हो गया, बट पहले बहुत अच्छा खेलता था, अभी गड़बड़ हो गया सब। ओके सो तो ये है हाउस प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में समझ में आ गया ना। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, सोच के आंसर देना है, देखते कितने लोगों को समझा है। थिएटर मल्टीप्लेक्स, आप जिस थिएटर में जाते हैं वो थिएटर प्रॉपर्टी है क्या? प्रॉपर्टी है। अभी थिएटर में मैं मूवी दिखा रहा हूँ एंड थिएटर मैंने लेट आउट किया है, दोनों में इनकम आ रहा है। तो थिएटर में जो मूवी में दिखा रहा हूँ, आई एम यूजिंग इट फॉर माई बिजनेस, फिर वो पीजीपीपी में जाएगा। एंड अगर मैंने उसको लेट आउट कर दिया तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना। तो स्टेडियम जो है उसके हिसाब से होगा। तो कमर्शियल नीड नॉट हैव द रूफ, बट एसेंशियल नीड टू हैव रूफ। इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी, भूत बंगला प्रॉपर्टी है क्या? रहोगे क्या भूत बंगला में? नहीं। तो इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी, रूइंड हाउस, उसको हम प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, वो लेट आउट हो ही नहीं सकता, कौन रहेगा उसमें? ठीक है। जैसे यहाँ पे बोलते हो कि यहाँ पे 11 का यहाँ पे रुकना नहीं है, अलग अलग आवाज आती है, रुकना तो रुको, मैं आपको दिखाता आवाज आती कि नहीं। इसलिए लेक्चर 12 तक लेने वाला हूँ, ताकि आपको फील करके जाएंगे आप। मतलब मैं नीचे जाऊंगा पहले, मैं कार में बैठूंगा, फिर ऐसा होगा, ठीक है? हाँ, क्लियर है क्या? तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यहाँ तक क्लियर है क्या? सो प्रॉपर्टी में समझ में आ गया, ठीक है। देन अब ये 3 कंडीशन सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला, एनुअल वैल्यू करके कॉन्सेप्ट मैंने कहा था, क्या होता है एनुअल वैल्यू? अभी आपने जो रेंट दिखाया है वो सच है या झूठ है, कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट क्या करती है, व्हाट इज एनुअल वैल्यू? अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। सो आपको जो रेंट मिला है या फिर अर्निंग कैपेसिटी, विच एवर इज हायर। तो एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है? अर्निंग कैपेसिटी। ये क्यों चाहिए? ताकि आप झूठ मूठ का रेंट ना दिखाए। अदरवाइज सिविल से कि सब मैंने बंगलो लेट आउट किया ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 60 पैसा एंड ऊपर का 2 लाख कैश में लिया है, खत्म ना गवर्नमेंट। एंड उसका प्रॉपर्टी कोई बोल नहीं सकता कि 60 पैसे से क्यों रेंट पे दिया, वो लेकिन मेरा बंगला है, मैं फ्री में देके 2 रुपए दूंगी, तुमको क्या प्रॉब्लम है? कोई लॉ है कैसे रोक सकता है? कोई लॉ नहीं इंडिया में। तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसा करती है, ठीक है। चलो ध्यान दो। नाउ प्रॉपर्टी बता दिया। नाउ पहला, देयर मस्ट बी प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड एपर्टेनेंट देयर टू। नाउ ओनली लैंड एंड एपर्टेनेंट में फर्क है। एपर्टेनेंट का मतलब क्या है? विच इज अटैच टू योर बंगलो। क्योंकि मेरे को अगर बंगलो लेट आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके आगे का गार्डन भी लेट आउट करना पड़ेगा, स्विमिंग पूल भी लेट आउट करना पड़ेगा, विजिटर पार्क, जो भी बंगलो में, टेम्पल है, ग्रेवयार्ड है, जो भी है बंगलो के बाहर, सब कुछ मेरे बंगलो में, ग्रेवयार्ड भी है, स्मशान भूमि भी है, मतलब सब कुछ एक जगह बना कर का है, तो सब कुछ लेट आउट करूंगा मैं। तो ये सबका, तो ये वो लैंड है एपर्टेनेंट, वो भी यहाँ पे आएगा, बट ओनली लैंड है तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या बनना है? प्रॉपर्टी का ओनर बनना है। ओनर में 3 है, प्लीज ध्यान दो गाइस। हाँ नहीं भूत वगैरह नहीं, अभी ध्यान दो प्लीज प्लीज। हाँ, तो ओनर में 3 अपन ने पढ़े थे, एक लीगल ओनर, डीम ओनर, बेनिफिशियल, मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। एंड तीसरा, आपने उसको खुद के बिजनेस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। मल्टीप्लेक्स का एग्जांपल, यू आर द ओनर ऑफ मल्टीप्लेक्स, इट्स अ प्रॉपर्टी, यस। आपने यूज किस पर्पज के लिए किया? मूवी दिखाने के लिए, तो बिजनेस के लिए हो गया।
मेरा नीचे ऑफिस है 3rd फ्लोर पे, यूज फॉर बिजनेस पर्पज। तो ये एचपी इनकम में आएगा नहीं, लॉजिकली रेंट ही नहीं आएगा तो बिजनेस पीजी रेंट आएगा कैसे? ठीक है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टेक केयर के लिए दे दे विदाउट एनी रेंट, नहीं रेंट आया नहीं तो फिर क्या है, उसको एसओ माना जाएगा ना, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, इनकम टैक्स नहीं आएगा। सी गाइस ध्यान में रखना, रेंट ही नहीं आया तो फिर क्या करेंगे ना, है ना, खाली वो वैकेंट का वगैरह से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा एनुअल वैल्यू मैंने आपको बता दिया क्या है। अच्छा बताइए इनकम फ्रॉम सबलेटिंग कहाँ पे जाता है? व्हाट इज सबलेटिंग? एसेट मस्ट बी ओनर। आप जिस हॉस्टल में रह रहे हैं आपने उसको दोस्त को लेट आउट किया, तो बोलो आपके लिए एचपी इनकम हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बस लर्न करना है कि इनकम फ्रॉम सबलेटिंग कहाँ पे लेके जाना है, इनकम फ्रॉम, हाँ अभी पढ़ेंगे अपन डीम ओनर का कॉन्सेप्ट। अच्छा 3 प्रकार के ओनर है, सब लोग ध्यान दो। पहला लीगल ओनर, दूसरा बेनिफिशियल, तीसरा डीम। हु इज द लीगल ओनर? आप जिस घर में रह रहे हैं मतलब आपके मॉम डैड, वो घर उनके नाम पे है कि नहीं, तो उसको बोलेंगे लीगल ओनर। सिंपल बता रहा हूँ, डीम ओनर में 5 केसेस, पहला केस एग्जाम में आने वाला है, मैंने उस समय भी मार्क करके दिया था, यस करेक्ट है। चलो तो पहला केस क्या देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड, नॉट बीइंग माइनर मैरिड डॉटर। तो ये एक बार मैं आपको जस्ट इसके डायग्राम दिखा देता हूँ क्योंकि थोड़े ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपको डायग्राम याद रहेगा, 2-3 डायग्राम जो इंपॉर्टेंट वो दिखा देता हूँ, सभी नहीं। ये अपन ने डायग्राम देखा था, क्या था डायग्राम, याद है ना? तो अभिषेक बच्चन ने क्या किया है, स्पाउस को या आराध्या बच्चन बीइंग माइनर डॉटर हाउस प्रॉपर्टी क्या किया है, गिफ्ट किया है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन विदाउट एनी कंसिडरेशन, पॉइंट बी नोटेड। फ्री में है तो ही प्रोविजन अप्लाई होगा, पैसा लिया तो प्रोविजन अप्लाई। अब उसका इंटेंशन खराब नहीं था, उसने उसके फ्यूचर को सेव करने के लिए गिफ्ट दिया है, बट अभी इनकम टैक्स को अभिषेक बच्चन का इंटेंशन पता नहीं चलेगा। तो ये रेंट मिलेगा आराध्या बच्चन को, जो मामा से रेंट उसको मिला है, बन भी गया ना अभी, हाँ। तो जो मामा से रेंट मिला है वो टैक्स कौन देगा, अभिषेक देगा। कौन देगा, अभिषेक। तो सेम विल हैपन विथ स्पाउस ऑल्सो। तो ये हस्बैंड टू वाइफ भी हो सकता है, वाइफ टू हस्बैंड भी हो सकता है, यहाँ पे स्पाउस होना जरूरी है। गर्लफ्रेंड है तो प्रोविजन अप्लाई होगा, नहीं होगा। फियांसी है तो नहीं होगा, करेक्ट। यहाँ पे जिस दिन घर दिया एंड जिस दिन रेंट मिला, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, ये रिलेशनशिप मेंटेन होना जरूरी है। अगर बीच में उनके लाइफ का फरहान अख्तर हो गया तो फिर वहां से प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ये ऋतिक रोशन हो गया, आमिर खान हो गया, शिखर धवन हो गया, युजेंद्र चाहल हो गया, ब्ला 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 जो भी है, तो उसके बाद ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, तब तक ये प्रोविजन अप्लाई होगा। फिर उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, क्लबिंग। मैंने आपको कहा था जिस क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ एंड जो आपके माइंड में क्वेश्चन है उन सब का आंसर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 9 में। मैं 9 में वापस इस चैप्टर में आऊंगा एंड बच्चे आपके सब डाउट्स क्लियर करके दूंगा। अच्छा अदर देन घर दिया तो यहाँ पे आएगा क्या, नहीं, ये प्रोविजन तब भी अप्लाई होगा जब विदाउट एंड घर दिया है, विदाउट कंसेशन भी और घर भी दिया है। तो डू यू हैव एनी डाउट इन दिस, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। मतलब आपको कुछ भी डाउट है तो पूछ लो ऑनलाइन, डाउट नहीं तो ऑल क्लियर करके भेज दो। एनी क्वेश्चन स्टिल यू हैव, शर्मा मत, मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, नहीं समझ जबरदस्ती मत पूछना, बट डाउट है तो पूछना है कि सभी कुछ तो दिखाते है ना, हमको लगना चाहिए हम सिंसियर है, सो जबरदस्ती नहीं निकालना है, डाउट है तो निकालना है, नहीं तो कहाँ से आएगा डाउट। एंड ये भी मैंने कहा था, याद है ना, ठीक है। अच्छा रिगार्डिंग माइनर मैरिड डॉटर कुछ अपन ने खास प्रोविजन पढ़ा था, बोलो क्या था। माइनर मैरिड डॉटर तो कहाँ पे जाएगा, सेक्शन 64, उसका डिस्कशन क्लबिंग में होगा। तो आई थिंक ऑल क्लियर, वेरी गुड। अभी भी कोई डाउट है, कंफर्म। अच्छा ये 2 मार्क के लिए शॉर्ट नोट के लिए आएगा, राइट अ नोट ऑन डीम ओनर, या इसका न्यूमर के लिए भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है। दूसरा होल्डर ऑफ इम्पार्शियल एस्टेट का मतलब क्या है, मैंने टेरेस का एग्जांपल दिया था कि कॉमन टेरेस है जो एक भाई के नाम पे बट यूज बाय एवरीवन इन द फैमिली। तो जब भी वो लेट आउट होगा ऑब्वियसली टैक्स किसको भरना पड़ेगा, जिसके नाम पे वो टेरेस है उसको भरना पड़ेगा, इम्पार्शियल एस्टेट। ये भी ठीक था ना। तीसरा एंड चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। अपन ने कौन सा एग्जाम्पल देखा था, जेठालाल का एग्जाम्पल देखा था, क्या था ये भी बता दो कि थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है।
हाँ, तो सोसाइटी ने, गोकुलधाम सोसाइटी ने फ्लैट अलॉट किया, किसको? जेठालाल को, फ्री में दिया है। जेठालाल ने उसको लेट आउट कर दिया। अभी बताओ ऑन पेपर हु इज द ओनर? मैं ऑन पेपर की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन रेंट कौन रखेगा? तो डी ओनर किसको मानेंगे? जेठालाल को मानेंगे। तो बेड़े से जो भी रेंट आएगा वो जेठालाल को टैक्स देना है। एंड मैंने इसमें और एक पॉइंट जोड़ दिया था चैप्टर 7 का, कुछ याद आ रहा है? ये सोसाइटी के हाथ में ट्रांसफर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सी, अगर डी ओनर जेठालाल को मान ले, इसका मतलब क्या है? ओनरशिप हैज ट्रांसफर फ्रॉम, हाँ, तो ओनर, जहां पे एसेट ट्रांसफर होता है वहां पे कैपिटल गेन अराइज होता है। तो इसका डिस्कशन मैं वापस कहां पे उठाऊंगा? कैपिटल गेन में उठाऊंगा। ये क्लियर है? यस, तो जेठालाल को टैक्स देना है, करेक्ट। नेक्स्ट, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ याद आ रहा है क्या? ये है दया भाभी एंड ये है बबीता जी। अपन इसका सैलरी में भी एग्जाम्पल लिया था, याद है ना? हाँ, तो दया भाभी ने 1 करोड़ में फ्लैट बेच दिया है और बबीता जी ने 80 लाख ही दिया है। इसको बोलते हैं पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अभी बताऊं, तो अभी 20 लाख रुपए देना बाकी है। अगेन माय क्वेश्चन, जितने आप आंसर देंगे ना आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। हु इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑन पेपर? बट अभी चाबी किसको दिया है? बबीता जी को। तो रेंट बबीता जी को मिलेगा, तो यहाँ पे बबीता जी को क्या माना जाएगा? डी ओनर माना जाएगा। लेकिन जब बबीता जी को डी ओनर माना जाएगा, मतलब दया भाभी के हाथ में ट्रांसफर माना जाएगा। इसका डिस्कशन मैं कैपिटल गेन में करूंगा। तो इनकम टैक्स में आपको लर्न क्या करना है दोस्तों? इवन इफ यू गिव पोजेशन टू समवन, उसको ट्रांसफर माना जाता है। क्या मैं बोल रहा हूं? देखो ना, दोनों केस में क्या हुआ है, जेठालाल हो या बबीता, लर्निंग पॉइंट क्या है? द मोमेंट आई गिव यू पोजेशन यू बिकम द ओनर। अब इसका डिस्कशन डीप में कहां पे होगा? कैपिटल गेन में होगा। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर है क्या? करेक्ट। ऑनलाइन रिप्लाई करो, समझा कि नहीं आपको? एंड लास्ट था लीज। क्या था? अच्छा, सबलेट और लीज में फर्क है। सबलेट अगर आपने किया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। मैंने मेरा अगर आपको लीज पे दिया 12 साल के लिए, ये 12 साल आज ही डिसाइड हुआ है। एक ईयर के 12 साल नहीं, एग्रीमेंट पढ़ के दिखना चाहिए 12 साल है। एक साल के 12 एग्रीमेंट नहीं चाहिए, मैंने आपको क्लास में कहा था। तो मैंने आपको 12 साल के लिए लीज पे दिया है एंड आज आपने उसको लेट आउट किया। सुनो, मैं तो ओनर ही हूं, तो आप मेरे को जो लीज मिलेगा मेरे लिए एचपी इनकम ही होगा। आपके लिए भी क्या होगा? आप उसके डी ओनर माने जाओगे। आपके लिए भी क्या होगा बताओ? वही इनकम होगा वो। क्लियर है क्या? तो मोर देन 12 ईयर्स, बट ये इज इट ओनली बाय पीरियड और इट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड समवेयर? एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, एक साल के 12 नहीं चाहिए। ये हो गया डी ओनर का कॉन्सेप्ट। तो ये थे बेसिक 3 कंडीशन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट बताइए फास्ट। टाटा मोटर्स ने एम्प्लॉय को घर रेंट पे दिया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि वहां पे कमर्शियल इंटरेस्ट है। वो घर आपको मेरे को मिलेगा क्या? आर्मी क्वार्टर्स, बताइए, आर्मी क्वार्टर्स गवर्नमेंट ने आर्मी के लोगों को क्वार्टर्स रेंट पे दिए कि नहीं? बताओ, वो आपको मेरे को मिल सकते हैं क्या? नहीं, इट्स ओनली फॉर एम्प्लॉय, कमर्शियल इंटरेस्ट, तो बिजनेस इनकम में जाएगा। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, तो हम क्या चेक करेंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? बस, एंड अकॉर्डिंगली टैक्स देना है, तो आपको पता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोजिट रेंट, जिसका अपन ने जस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। आईएमपी एग्जाम में आता है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा पहले बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपोजिट रेंट? रेंट फॉर बिल्डिंग प्लस, यस, एसेट्स प्लस वेरियस सर्विसेज। ठीक है, यस, टीडीएस मस्ट बी डिडक्टेड, करेक्ट करेक्ट। अगर आपने प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लिया, वो अपन कवर करेंगे थोड़ी देर में। ओके, नाउ अभी कंपोजिट में 2 पार्ट्स है। पहला घर का रेंट एंड एमिनिटीज का रेंट, या एसेट्स का रेंट। अगर वो सेपरेबल है तो बोलो क्या होगा? सेपरेट कर सकते हैं, तो घर का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में आएगा एंड एमिनिटीज का रेंट इनकम फ्रॉम, या एसेट्स का भी कहाँ पे आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मैंने आपको लॉजिक बताया था। क्लाइंट पूछता है सब फर्क क्या पड़ता है? तो किधर भी लेके जा, मेरे को तो टैक्स देना ही है। मैंने आपको लॉजिक कहा था, क्या लॉजिक है? अदर सोर्स में आपको बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे। यू कैन, देखो अपन ने कल परसों डेप्रिसिएशन क्लेम किया था, कल के क्वेश्चन में क्लास में, जो एचपी में क्लेम, तो इफ यू टेक इट टू अदर सोर्स, जबरदस्ती नहीं, लीगली, तो फिर आप उसमें टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था JW मेरियट का, या आप गोवा घूमने गए होटल में, आप होटल में गए, बताओ होटल का रूम कैन यू टेक इट ऑन रेंट विदाउट एसेट्स? आप उनको बोल सकते हैं क्या कि बेड बाहर रखो एंड हम मैनेज कर लेंगे?
है ना, ड्रेसिंग टेबल नहीं चाहिए, मैं सेल्फी मोड पे मेकअप कर लूंगा, है ना, नहीं बोल सकते हैं। टब बात नहीं चाहिए, शॉवर में मैनेज कर लूंगा, बाहर रखो 2 दिन के लिए, रेंट कम करो, नॉट पॉसिबल। तो वो तो JW मेरिट भी प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहा है, बट उनके लिए स्प्लिट करना पॉसिबल, इसलिए वो इनकम डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, बिजनेस इनकम में जाएगा या फिर इनकम फ्रॉम, हाँ तो वही दिया है। अगर इनसेपरेबल है, क्या है मतलब विदाउट लेटिंग आउट दिस एसेट्स, मैं लेट आउट नहीं कर सकता हूं, तो ये इनकम कहां से हट जाएगा, इस टॉपिक में से ही हट जाएगा, और कहां पे जाएगा, या तो बिजनेस इनकम में जाएगा या तो इनकम फ्रॉम। अब इसमें एक थीन लाइन रहता है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि साहब कैसे डिसाइड करोगे। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि आपका एक फार्म हाउस है महाबलेश्वर में, आपने आपके लिए लेके रखा है सैटरडे संडे वीकेंड होम, आप उसको लेट आउट नहीं करते, वो दोस्त ने मांगा इसलिए आपने उसको 2 दिन के लिए लेट आउट कर दिया, आपको 10,000 रुपये मिला, एंड इट कैन नॉट बी लेट आउट विदाउट फर्नीचर, इनकम फ्रॉम, हाँ तो ये, बट बताओ JW मेरिट के लिए ये टेम्पररी एक्टिविटी या परमानेंट एक्टिविटी है, तो जहाँ पे रिकरेंस ज्यादा होता है वो PGPP में आता है, जहाँ पे रिकरेंस कम है वो इनकम फ्रॉम। सो PGPP एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, देयर इज अ थिन लाइन, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बताया, मैं भी कैसे चेक करता हूँ, कोई लॉ नहीं है, रिकरेंस ज्यादा है क्या बिजनेस इनकम, रिकरेंस कम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो बताइए अभी आपको कंपोजिट एंड में क्या डाउट्स है, मैंने मेन चीजें बता दी। सेपरेट कर सकते हैं तो स्प्लिट होगा, नहीं कर सकते तो या तो बिजनेस इनकम या तो अदर सोर्स, रिकरेंस ज्यादा है तो बिजनेस इनकम, कभी कभार होता है तो अदर सोर्स। अपने लिए एग्जाम में आपको अदर सोर्स में लेना है, आपको बिजनेस वाले ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे, डोंट वरी। सो आपको एग्जाम में कहाँ आएगा, कल अपन ने जो क्लास में किया था वो भी क्या था, अदर सोर्स ही था, ओके। एंड इफ दे आर सेपरेबल देन क्या होगा, घर का रेंट कहाँ पे आएगा, HP में, एंड एसेट्स का रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इसमें आएगा। क्लियर है, ग्रेट ग्रेट। नाउ तो ये हो गया बेसिक टर्म्स। अभी अपन आते हैं हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो बोलो इसमें 2 ही प्रकार के प्रॉपर्टी आ सकते हैं, एक हो सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, दूसरा होता है लेट आउट। लेट आउट में 3 है, डीम टू बी लेट आउट, फुल्ली लेट आउट, पार्टली लेट आउट, सबको पता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या बोला है, अच्छा सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब क्या है, आप जिस घर में रह रहे हैं फॉर थ्रू आउट द ईयर, तो अगर आप उस घर में थ्रू आउट द रह रहे तो उस प्रॉपर्टी से उस प्रॉपर्टी का इनकम, कितने प्रॉपर्टी का इनकम माफ किया जाएगा, 2 प्रॉपर्टी का। सी इनकम आ रहा है क्या, नहीं तो माफ कहां से करे, आ ही नहीं रहा है। तो अगर मैं जिस घर में रह रहा हूं तो इनकम आएगा कैसे, तो कितने घर का जीवी माफ होगा बताओ, 2 हाउस और पार्ट ऑफ द हाउस शैल बी टेकन एज नील, ठीक है। तो 2 घर आप ले सकते हैं एज पर हिज ऑप्शन। अच्छा मेरे पास 4 घर है तो क्या होगा, कोई भी 2 एसओ माना जाएगा, एंड रिमेनिंग 2 डीम टू बी लेट आउट। ये कैसे निकालना है मैंने आपको क्लास में बताया था, याद है, वेरियस ऑप्शंस बनाना है एंड ऑप्शन के हिसाब से करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि जिसका म्यूचुअल वैल्यू ज्यादा है वो टेक्निक गलत है, मैंने कहा था वो इंटरेस्ट कंसिडर नहीं करते, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो वो कैसे करना है अपने को पता है कि वो याद है ना, स्टेप 1 2 3, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट हो जाता है मैनेज, ठीक है। तो रिमेनिंग 2 क्या माने जाएंगे, डीम टू बी, व्हाट इज डीम टू बी लेट आउट, एज्यूम टू बी लेट आउट मींस नोशनल रेंट पे अपने को टैक्स देना है। DLO का मतलब क्या है, एक्चुअल रेंट आ रहा है क्या, नहीं। सो इन DLO प्रॉपर्टी तुमको टैक्स कौन से रेंट पे देना है, नोशनल। नोशनल मीन्स व्हाट, मैं क्लाइंट को पूछूंगा सर वो घर का रेंट कितना आ सकता है, मैं नहीं बता सकता, मैं टैक्स कंसल्टेंट हूं, मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं, तो मेरे को नहीं समझता उसका। आप बोलेंगे 2 लाख, तो मैं 2 लाख दिखा दूंगा, 20 करोड़ बोल दो 20 करोड़ दिखा दूंगा। तो नोशनल इनकम पे आपको टैक्स देना है। अच्छा और एक घर का GME नील होता है, कौन सा, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। व्हाट इज अनऑक्यूपाइड, जो वैकेंट है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में दोनों आता है, जॉब के लिए मैंने घर छोड़ा है या बिजनेस के लिए छोड़ा है, तो यहां पे भी दोनों का जीवी क्या होगा, नील होगा। तो टोटल बताओ 2 एसओ हो गए, है ना, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, 2 अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो टोटल कितने हो गए, 2 और 2 4, लेकिन मैक्सिमम दोनों मिला के कितना है, 2 हाउस प्रॉपर्टी का ही GAV क्या होगा, नील होगा। दोनों हाउस प्रॉपर्टी GAV क्या होगा, नील। तो ये ऑप्शन दिया है, तो बताओ क्या 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं,
दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड, जीएवी नील, दोनों अनऑक्यूपाइड, जीएवी नील, वन सेल्फ ऑक्यूपाइड वन ऑक्यूपाइड, जीएवी नील। क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा बताइए, मेरे पास एक ही घर है जो वैकेंट है, नॉट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, तो ये अनऑक्यूपाइड माना जाएगा या डीम टू बी लेट आउट? डीम टू बी लेट आउट। नोशनल इनकम पे टैक्स देना है। नोशनल इनकम कंसल्टेंट बताएगा या ऐसे से खुद बताएगा? अभी आपने घर ले मतलब आपको आइडिया रहेगा कि नहीं कि उसमें कितना रेंट आता है सोसाइटी में, वो आप ही बताओगे। तो क्लाइंट जो बताएगा हम दिखा देंगे। क्लाइंट ने अगर कम बोला तो सर इनकम टैक्स का लव लेटर उसको आ जाएगा कि भाई ये बता कैसे चमत्कार हो रहा है, तो उसका काम है प्रूव करना, मेरा काम है नहीं। मैं बोलूँगा सर उसको पूछ लो, उन्होंने बोला हमने दिखा दिया, है ना। तो वैसा नहीं होता है। तो यहाँ तक क्लियर है क्या? तो मैक्सिमम एंड इंटरेस्ट दोनों मिला के कितना मिलेगा? 2 लाख मिलेगा। तो नाउ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एसओ प्रॉपर्टी, एनी क्वेश्चन, अभी लेट आउट का बाद में करेंगे। ऑनलाइन ऑल क्लियर तो मैसेज करो ऑल क्लियर। बोलिए आपको कोई डाउट है? हाँ। नहीं नहीं, अरे तुम कहाँ पे बह गई? सेम एग्जाम्पल ना, तुमने जमीन के ऊपर मल्टीप्लेक्स बनाया है, तुमने मल्टीप्लेक्स को लेट आउट किया, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तुमको इनकम कौन से फॉर्म में आ रहा है? रेंट के फॉर्म में ना, तो फिर बिजनेस इनकम कैसे होगा? नहीं समझा ना? ऑनलाइन ऑल क्लियर? अरे इंटरेस्ट करेंगे ना भाई, पहुंचने तो दो, डायरेक्ट जाओ के इंटरेस्ट के पास। चलो नाउ व्हाट इज डीम्ड टू बी लेट आउट बताओ। डीएलओ कब होगा? लिख के दिया क्लास में, बोलो। मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड या फिर अन ऑक्यूपाइड या फिर वैकेंट ड्यू टू एनी रीजन अदर देन एम्प्लॉयमेंट, तो इसको बोलते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट। अच्छा इसमें टैक्स किस पे देना है? बोलो टैक्स ऑन विच इनकम? टैक्स ऑन नोशनल रेंट। एंड वो कैसे निकलते हैं? स्टेप 1 इज RER। अभी रिवीजन में मैं सब बता सकता हूँ ये। तो डीएलओ प्रॉपर्टी का जीवी क्या होगा? सब लोग टाइप करके भेजो, RER होगा। स्टेप 1 RER कैसे आता है सबको पता है, अभी अपन 2 मिनट में डिस्कस करने ही वाले हैं। और वैकेंसी का क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे जहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट्स है। मतलब आज मेरे को मैसेज आए थे, तो आपको जब भी ऐसा कुछ टॉपिक में लेता हूँ मैं पहले अनाउंस करता हूँ। तो इफ़ हैव एनी पॉइंटर्स के से ये मेरे को डाउट है, मेरे को आप पहले व्हाट्सअप करो या क्लास में बता दो, जैसे भी है। ऑनलाइन क्लियर है क्या? तो RER कैसे आता है वो अपन देखेंगे, ठीक है। ऑनलाइन ऑल गुड, शैल भी आगे बढ़े? हाँ लिख के हो गया? कोई डाउट है किसी को? नहीं दीपक, RER और ARR कब आएगा दोस्त? जब एक्चुअल लेट आउट है। तो भाई नोशनल का मतलब क्या है? तो बोला कि मेरी शादी आलिया भट्ट से हो गई है, नोशनल है वो, हुआ नहीं है। समझा गया नोशनल का मतलब क्या? एज्यूम टू बी। तो ये एज्यूम है कि तेरी शादी आलिया भट्ट से हुई है, नोशनल। एक्चुअल हुआ है क्या? नहीं। रणबीर क्या करेगा फिर? ठीक है दीपक, डाउट क्लियर? ओके ग्रेट। नाउ ये आप घर पे देख लें, कंस्ट्रक्शन के लिए सिंपल है। नाउ ये आ गया अपना लेट आउट प्रॉपर्टी का फंडा। अभी लेट आउट में मैं आपको ओरली नहीं बताऊंगा, न्यूमेरिकल करके बताऊंगा। कैसे करेंगे अपन? विल डू न्यूमेरिकल। पहले एक बार स्टेप लिखते हैं, लिखो आप, हेडिंग लिखो, लेट आउट। पार्टली लेट आउट एंड डीम टू बी लेट आउट, ठीक है, डीम टू बी लेट आउट, ठीक है। ओके नाउ इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 इज RER, A is municipal value, B is fair rent, C is standard rent। इन दोनों में से क्या लेना है? हायर। जो बचेगा उसमें से
लोअर। आई थिंक आर में अगर किसी को डाउट है तो उधर से ही सुसाइड कर लेना। कैसे करना है बता दो। 1 टीस्पून पानी लेना है, चुल्ली पर भी मत लेना, पानी वेस्ट मत करना, और उसमें कूद जाना 3rd फ्लोर से। बस चम्मच पे ही गिरना है, आजू बाजू नहीं है, बराबर गिरना चाहिए, ऐसे प्रॉपर डायरेक्शन में कूदना है एंड पूरा उसमें डूब जाना है। ठीक है, ये स्टेप 1 होता है। नाउ स्टेप 2 इज रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। इसमें थोड़ा बच्चों का कंफ्यूजन होता है, जिसका अपन मस्त वे की प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान दो। इसमें मैं आपको 3 स्टेप्स बताने वाला हूं। स्ट्रेट वे पहले भी लिखूंगा एनुअल रेंट, बराबर है, जो भी अमाउंट होगा, माइनस अनराइज रेंट। व्हाट इज अनराइज रेंट आप बताएंगे मेरे को, एंड उसमें से माइनस होगा वैकेंसी अलाउंस, एंड फिर ये आएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। यस यस, करेक्ट है, करेक्ट है। मिरर असाइनमेंट भी कर सकते हैं, गुड है ना, बट उसको भी क्यों वेस्ट करना है, मिरर खराब हो जाएगा तो। नहीं, आर्यर में सच में कुछ डाउट है, आर्यर में डाउट नहीं आना चाहिए। नहीं, आर्यर में डाउट है, तुमको खुद पे डाउट आना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों हूं। चलिए, अभी मेरे को पहले बताइए आप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनराइज एंड वैकेंसी। ऑनलाइन टाइप करके भेजिए, करेक्ट है। किसने आंसर भेजा है? अरे नाम यूट्यूब पे बहुत डेंजर होते हैं। जो अमाउंट बाद में मिलेगा, अंजलि यू आर राइट। हाँ बोलिए, अनराइज एंड वैकेंसी। तुमने आज सबसे पहले ऊपर क्या बोलो, करेक्ट। जो मतलब ड्यू बट मतलब टेनेंट रह रहा है, उसने कहा पैसे का प्रॉब्लम है, एंड वैकेंसी, वैकेंसी मतलब नहीं, खाली था तो रिकवर कैसे हो, नॉट रिकवर मतलब ड्यू हो गया, ऐसा हो गया ना, है ना। तो वैकेंसी मतलब क्या है, आई वॉन्टेड टू लेट आउट द प्रॉपर्टी बट आई कुडंट फाइंड कस्टमर, एंड अनराइज में लेट आउट हुआ है, बस उसने कहा बाद में देता हूं। अभी अपने को कंफ्यूजन क्या है, आई नीड टू रीच ओवर हियर इन एग्जाम। अगर ये दिया है तो ये दोनों माइनस करना है, अगर ये दिया है तो ये माइनस करना है, एंड अगर ये दिया है तो कुछ भी माइनस नहीं करना है। ये आपको एग्जाम में, गाइस एक्सेलेंट आंसर, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप सब लोग, जबरदस्त आंसर आ रहे हैं सबके, करेक्ट है। और हाँ, तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में ये दिया है, ये अमाउंट दिया है या ये दिया है। बताओ, अगर ये अमाउंट दिया है तो दोनों माइनस होगा, अगर ये अमाउंट दिया है तो वैकेंसी, एंड अगर ये दिया है तो, हाँ, तो अगर आपने ये गलत कर दिया तो फिर है ना, गई भैंस पानी में, है ना, फिर कुछ नहीं कर सकते, गए अपन काम से। फिर आंसर गलत हो गया ना, फिर क्या कर सकते तुम, तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आगे 1 टीस्पून पानी लेना है, छोटे बच्चों को देते हैं ना, उसमें कूदना है, फिर 5th फ्लोर से और ऊपर जाना है। चलिए, एनीवेज आई थिंक आपको ये पता है। इसमें किसी को डाउट है कि बोलो, मैं अभी न्यूमेरिकल लूंगा बट स्ट्रक्चर समझा, तो मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा आपको आइडेंटिफाई करना है कि सर ने डेटा कौन सा दिया। अगर मैंने 1 वाला डेटा दिया है तो दोनों मैच करना, अगर मैंने 2nd दिया तो, एंड 3rd दिया तो कुछ भी माइनस नहीं करना है। लेट्स सी कितने लोगों को आता है। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये आपने लिख लिया स्टेप 1 स्टेप 2, मतलब सिंपल है, आपको पता ही है। ऑनलाइन रेडी रहना, फटाफट आंसर देना है, थोड़ा फास्ट करना है। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं फटाफट। सो आप कैलकुलेट क्या करेंगे, व्हाट आई वांट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। व्हाट इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, मेरे बैंक में कितना पैसा जमा हुआ है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन। चलो ऑनलाइन थोड़ा फास्ट आंसर देना है, मजा आने वाला है। तब तक मैं पीता हूं पानी।
यहाँ पे आंसर आया तो फटाफट, तो यूट्यूब स्लो चलता है ना। एटी 5,000 गाइज, वेल डन। आई थिंक सबको, किसी को डाउट है अभी बोलो, ये आखिरी मौका है, शर्मा मत, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा। ग्रेट। सेकंड क्वेश्चन हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। ये जिसको समझ में आ गया ना, उसी को आंसर आने वाला है। कहीं मत करो, आराम से करो, और आप सबको ट्राई करना है, मिस्टेक हो तो भी चलेगा, ये सेशन आपके लिए है। तो अब आज ट्राई नहीं करेंगे तो एग्जाम में भी नहीं आएगा, तो बिंदास ट्राई करो, ऑनलाइन तुक्के मार दो चलेगा, बट अच्छे से ट्राई करो। अच्छा, कुछ लोगों का आंसर 94,000 आ रहा है, ठीक है। ऑनलाइन आप बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। वंशिका इतना क्यों कैलकुलेशन, करोड़ों में अमाउंट दे तो तुम बोले मैडम 94,000, तो पूछ रही हो बता रही हो। अच्छा, तो ऐसे बात में डाउट है कि सर तुमको आता है क्या। नहीं, उसने जिस टोन से बताया ना, मैं डर गया कि वो पूछ रही है बता रही, मैं समझा। गाइज वेरी गुड गाइज, आपके सबके लिए तालियां, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड। क्योंकि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब क्या है, जितने समय लेटर हुआ उतना ही, तो मतलब रिमेनिंग 2 मंथ्स ऑलरेडी क्या है, वैकेंट है, तो वापस क्यों माइनस करेंगे, करेक्ट है कि नहीं। तो व्हाट इज आंसर नाउ, 94। ग्रेट गोइंग। तीसरा एंड आखिरी क्वेश्चन, वर्ड रिसीव्ड आ चुका है, तो कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फाइनल आंसर आ चुका है। क्लियर है क्या, चलिए, ग्रेट, ओके। नाउ अभी अपन निकालेंगे जीएवी। जीएवी में जो मोस्टली स्टूडेंट को जो डाउट्स है वो आता है वैकेंसी में, है ना। तो जब भी वैकेंसी अलाउंस आएगा, अपन एक डायग्राम फॉलो करेंगे। क्या है, अगर ARR इज ग्रेटर देन, और मैं आपको पहले बता रहा हूँ वैकेंसी का और एक मेथड है, वो भी करेक्ट है। मैंने कहा ना कि जहाँ पे वैकेंसी आएगा वहाँ पे 2 पॉसिबल आंसर है, अपने मॉडल के हिसाब से क्या तो भी करेक्ट है, ये क्या तो भी करेक्ट है, आपके लिए जो इजी वो आप कर सकते हैं। तो जीएवी क्या होगा, ARR, इसमें तो कोई डाउट आता नहीं। अगर ARR इज लेस देन ग्रेटर टू RER, अगर ARR इज लेस देन ग्रेटर तो क्या होगा, RER, तो बोलो क्या होगा। तो इसमें रीजन ढूंढेंगे अपन, क्या देखेंगे, रीजन। अगर ड्यू टू वैकेंसी है तो आंसर इज ARR, एंड अदर देन वैकेंसी है तो आंसर इज RER। अदर देन वैकेंसी तो आंसर क्या होगा, RER होगा। ये डायग्राम सबको क्लियर है। अब इसका अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपके डाउट्स 100% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी अभी अब कितने लोगों को क्वेश्चन आता है, अपन देखते हैं, ट्राई करते हैं। चलिए, लिखा सबने डायग्राम, नहीं नोट्स में है, आपको पता ही, मतलब कुछ इशू नहीं है। चलो, आर्यर में आपको डायरेक्टली रेडीमेड दे देता हूँ, ठीक है।
चलिए, तो ये डेटा मैंने दिया है, आप आराम से क्वेश्चन लिख लो. लेट्स सी व्हाट इज टू बी डन देन. जहाँ पे वैकेंसी आता है आप डायग्राम मस्त है कि फॉलो करो. लिखा अपने क्वेश्चन. तो एक क्वेश्चन मैं आपको करा के देखा तो आपको आता ही है, फिर भी एक बार अपन उसको फाइनल टचअप देके क्लोज कर देंगे. अभी हमको कुछ कंफ्यूजन नहीं इसमें. सब क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने. चलो ध्यान दो. अभी कौन से दो अमाउंट कंपेयर करना है? ये और ये. ठीक है ना. तो पहले केस में ARR 130 है, RER 100 है. तो ये सिचुएशन है. तो जब ARR इज ग्रेटर देन RER, है ना, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है. जो हाइयर है ARR, दैट वुड बी द GAV. तो यहाँ पे 130 आ रहा है. किसको नहीं समझा तो मेरे को बताओ, क्योंकि यहाँ पे तो मोस्टली गाइस बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा आंसर्स दिए हैं, है ना. बस इसने 115 लिखा है, वो दूसरे प्रॉपर्टी करेगा. मैं भी देखते हैं. ये क्लियर है क्या? सेकंड अगेन मैं कंपेयर करूंगा 120 एंड 115. 120 एंड, अभी बताओ ARR ज्यादा या कम है? कम है. तो कम है तो मैं क्या करूंगा? यहां पे आऊंगा, रीजन ढूंढूंगा. व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? ड्यू टू वैकेंसी. मतलब वैकेंसी नहीं होता. तो वैकेंसी नहीं होता तो ये अमाउंट कितना होगा? 130 होता. बराबर. 130 120 से ज्यादा है क्या? ज्यादा है क्या? हाँ, तो GAV क्या होगा? 115 होगा. 11 क्या होगा? 5 होगा. ठीक है. हाँ बराबर है, करेक्ट है सबका. एंड तीसरा देखो, तीसरा अगेन ARR कम है, तो पहले मैं वैकेंसी ऐड करके कितना होगा? 140. 140 150 से ज्यादा या कम है? कम है. तो मतलब ये वैकेंसी की वजह से कहे मैं, या रेंट लेट आउट ही कम दाम पे किया है? क्योंकि 150 तो मिनिमम आना चाहिए, तुमने उससे कम में लेट आउट किया है. तो कितना लेंगे अपन? 150 लेंगे. आई थिंक सब लोगों ने सही आंसर दिया है. बस जहाँ पे वैकेंसी आएगा एक बार मॉड्यूल का जो मेथड है वो भी करके जाना है, जो अपन ने क्लास में ऑलरेडी किया था. दोनों करेक्ट है. आपको जो इजी लगता है वो फॉलो करो. थोड़ा बहुत आंसर चेंज होगा, बट डोंट वरी, ये इवेल्युएटर को पता है कि देयर आर 2 मेथड्स. सो आपको टेंशन नहीं, गलत जगह पे नहीं फंसना है. ऐसी चोर है. और बाप रे, यस दीपक, एकदम दीपक को गुस्सा आ गया. चोर है बोल डायरेक्ट. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये न्यूमेरिकल आप ट्राई करना. नाउ नेक्स्ट आता है पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट. कौन सा एग्जांपल? आंटी वाला एग्जांपल. आपको कहाँ पे देखना है? डायग्राम पे. ना आंटी पे देखना है, ना इधर उधर देखना है ना. ये वाला अपन देखा था ना, याद है क्या? है ना. तो ये था पार्टली, मतलब क्या? ये अपन ने देखा था कि आधा घर क्या है. तुम घर की तरफ ध्यान दो, बाकी इधर मत देखना. मैं तेरे को एड्रेस देता बाद में. ऑनलाइन एड्रेस चाहिए कि मैं देता हूं आपको. जितने लोगों को एड्रेस चाहिए मैं देता हूं. चलो कमांडोस ध्यान दो. तो इसको बोलते हैं पार्टली लेट आउट. पार्टली मीन्स सम पोर्शन इज लेट आउट एंड सम पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड. अभी देखो इसमें दो है, एक है एरिया वाइज एंड एक है टाइम वाइज. अच्छा, एरिया वाइज टाइम वाइज में फर्क क्या होता है? एरिया वाइज में दोनों लोग साथ में रह रहे हैं. सम पोर्शन इज एसओ थ्रू आउट द ईयर, GAV नील होगा, एंड सम पोर्शन इज लेट आउट. बट इन टाइम वाइज में आइदर लेट आउट और, तो बताओ कहां पे नील जो का बेनिफिट मिलेगा, कहां पे नहीं मिलेगा? नहीं, नील जो का बेनिफिट एरिया वाइज में मिलेगा, टाइम वाइज में. क्योंकि एसओ के लिए बेसिक कंडीशन क्या है? एसओ थ्रू आउट द ईयर. ये पहला डिफरेंस क्लियर है क्या ऑनलाइन? ये पहला डिफरेंस क्लियर है? ओके. सो तो यहां पे लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट दोनों रह रहे हैं, एंड यहां पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट रह रहा है. यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे और है. ओके.
सो अच्छा 60-40 ये एग्जाम्पल है या लॉ है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? हाँ, तो आप बोलेंगे 60-40 एग्जाम में आया नहीं सर, वहाँ पे 50-50 आया था, आई थॉट क्वेश्चन इज रॉन्ग इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, इसलिए बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल है। नहीं, मैंने डाउट ये सॉल्व किया है कि 60-40 से प्रोविजन है क्या, ये बोलने के बाद, ठीक है? तो प्लीज ये प्रोविजन नहीं दोस्तों, एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। तो बोलो 40% का जीएवी क्या होगा? नील। एंड 60% का लेट आउट माना जाएगा, एंड यहाँ पे पूरा ही लेट आउट माना जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? नील जी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पूरा लेट आउट माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ, अभी मॉडल में फर्क कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो अपन ने आज सुबह डिस्कस किया था, है ना, वो बता देता हूँ क्या है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था वही डिस्कस करते हैं। बताओ अभी एरिया वाइज है तो क्या होगा बोलो? 60% लेट आउट है, 40% सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो बताओ ये जो डेटा दिया है ये पूरे घर का दिया है, तो इसको भी क्या करना है? स्प्लिट करना है। स्टार्ट टू एंड पूरा क्वेश्चन स्प्लिट करना है। अपन ने एचपी क्लास में खत्म किया, अपन ने किया था ना एरिया वाइज का। तो स्टार्ट टू एंड क्या करना है? स्प्लिट करना है, क्योंकि 40% सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो 2 लाख का 60%, सबका 60% लेंगे अपन। हाँ, एंड फिर जो आंसर आएगा 1.5 आएगा। आराम से देखो, समझा क्या आपको ये? तो कहाँ पे स्प्लिट करना है बताऊं? आरईआर को एरिया वाइज में करना है, बट जबरदस्ती करना है क्या? नहीं। सपोज मैंने जो क्लास में क्वेश्चन लिया था, अगर ये खाली 60% का दिया है तो फिर स्प्लिट नहीं करना है। 60 into 60 36% हो जाएगा। तो अलर्ट रहना है, गधा वक्त नहीं, मतलब सर ने बोला तो घुस जाओ, वैसा नहीं, देखना है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है। ये प्रोफेशनल एग्जाम में ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं, बट आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि जल्दी मैं भी न्यूमेरिकल मैराथन लेने वाला हूँ। एक बार सैलरी हो गया ना, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व 25 क्वेश्चन एट अ स्ट्रेच। एक दिन में सॉल्व करेंगे 25 क्वेश्चन एट अ स्ट्रेच। बहुत मजा आता है, एक साथ फट 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 सब स्टार्ट टू एंड। बस आपको संडे फुल डे आना पड़ेगा 9 to 5, तो ही हो सकता है। आओगे कि नहीं? आएंगे, नहीं तो फिर मेरे को जबरदस्ती ऐप बंद करना पड़ेगा, है ना, जो मैं नहीं चाहता हूँ। चलो, नहीं मजाक कर रहा हूँ, अभी आपकी मर्जी, आप आएंगे तो आपका फायदा है। मैं मेरी तरफ से एफर्ट्स तो डाल रहा हूँ, मतलब आपको एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम, एग्जाम बाद में पेपर मेरे पास लेके आना है, सब मैं आपको नोट्स में दिखा दूंगा। चलो ARR, अच्छा अभी ARR जो है ये 10,000 को 60% से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना है एग्जाम में? क्योंकि ये रेंट लेट आउट पोर्शन का ही रहेगा। सी, अगर मैं 60% एरिया में रह रहा हूँ तो मैं आपको रेंट पूरे घर का दूंगा क्या? एम आई बेवकूफ? नो, तो मैं आपको 10,000 ही दूंगा ना। तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000, एंड विच एवर इज हायर। तो रेंट को स्प्लिट नहीं करना है, स्टेप 1 को स्प्लिट करना भी पड़ सकता है या नहीं भी। एग्जाम में डेटा अपन देखेंगे, ये समझाने के लिए। क्लास में जो मैंने क्वेश्चन लिया था पहला यूएसए का, उसमें देखो मैंने स्टैंडर्ड रेंट फॉर ईच फ्लोर करके दिया था, तो वो स्प्लिट करके दिया था। तो बी केयरफुल, स्प्लिट करना भी पड़ सकता है या नहीं भी करना पड़ सकता है। क्लियर है क्या? ऑनलाइन ठीक है? यस, मेरे पास और भी तरीके हैं। सांची और राइट ऐप ही बंद कर दूंगा, देखते तुम कैसे, तुम्हारे आत्मा भी आएंगे फिर, है ना। तुम नहीं आओगे तो आत्मा को भेज देना। चलो नाउ यहाँ पे फर्क है। अभी आज अपन ने मॉडल में होमवर्क चेक किया था ना, देखो क्या है। अच्छा टाइम वाइज में मैंने क्या कहा था? पूरा लेट आउट मानना है। तो आरईआर तो क्या होगा बताओ? कुछ भी एज इट इज, पूरा 2.5 लाख होगा आरईआर। एंड अपन ने रेंट कितने महीने का लिया था? कितना मंथ लेट आउट है? तो अपन ने 9 मंथ्स का लिया था, एंड मॉडल में उन्होंने 12 महीने का लिया। मैंने कल सुबह कहा, आज सुबह कहा था 3 मंथ्स का क्या करना है? नोशनल लेना है। एंड लॉजिकली करेक्ट भी, क्यों? अगर आरईआर आपने पूरे साल का लिया है तो एआरआर भी क्या लेना चाहिए? पूरे साल का। तो 90,000 की जगह आप कितना ले सकते हैं? 1,20,000 भी ले सकते हैं, कोई गलत नहीं है। अब ऐसा फर्क क्यों है? क्योंकि एक्चुअली इफ यू लॉ अगर पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, ये लॉ में लिखा है। तो हाउ मच इज रिसीवेबल? टेल मी। 9 मंथ्स, मतलब जितने मैंने लेट आउट हुआ है, इसलिए मैं 9 लेता हूं। बट मॉडल में उन्होंने क्या किया है? 3 मंथ्स का नोशनल लिया है। उनका कहना क्या है कि ऊपर अगर आरईआर तुम 12 महीने का ले रहे हो तो रेंट भी हम क्या करेंगे? पूरे साल का लेंगे। ये इनकम टैक्स का से है, तो कोई गलत
नहीं है तो आप वैसा भी कर सकते हैं, बस यू नीड टू हैव क्लैरिटी कि मेरे को क्या करना है। एम आई क्लियर? तो बोलो मॉडल में यहाँ पे 90 की जगह कितना लिया उन्होंने? 1,20,000 लिया है। तो आप भी एग्जाम में फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली ओके, बस इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। बाकी आप टेंशन मत लो। ये क्या है? इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन की वजह से ऐसा होता है। जैसे रेसिडेंट मैंने कहा था ना कि विजिट अगर वर्ड नहीं है तो एक्सेप्शन में नहीं लेना है। इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, बाकी कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन ये क्लियर है? 90 भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सांची, तुम सच बोल रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हो गया यहां तक? ओके, तो ये मैंने बता दिया एरिया वाइज, टाइम वाइज। अच्छा, अभी म्यूनिसिपल टैक्स का डिस्कशन होगा। पहला क्वेश्चन फटाफट, म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा पेड बेसिस पे, दैट टू पेड बाय लैंडलॉर्ड। उसमें इंटरेस्ट पेनल्टी का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि वो भरने में जो डिले हुआ है उसमें गलती मेरी है। इट इज ड्यू टू माई नेग्लिजेंस, मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अच्छा म्यूनिसिपल टैक्स मतलब एग्जाम में ओनली अपन म्यूनिसिपल टैक्स क्लेम करेंगे या एनी टैक्सेस लेविड ऑन योर प्रॉपर्टी? एनी टैक्सेस लेविड ऑन योर प्रॉपर्टी। फिर वो वाटर टैक्स हो सकता है, फायर इंश्योरेंस हो सकता है। हर एक म्यूनिसिपैलिटी के प्रोविजंस अलग अलग होते हैं, ध्यान में रखना है ना। तो टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटी ऑन योर प्रॉपर्टी, सो म्यूनिसिपल टैक्स तो क्लेम करना ही है। अगर अदर टैक्सेस भी कोई लेवी हुआ है ऑन योर प्रॉपर्टी बाय म्यूनिसिपैलिटी, उसको भी माइनस करना। ये दिमाग में क्लियर हो गया? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है मैडम? हाँ, नहीं वो कंपोजिट वाला था, वो अलग था। उन्होंने वो माइनस करके लिया था, वो कहा वो गलत है। हाँ, ऑनलाइन क्लियर है क्या सबको? तो एनी टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटी ऑन, सब माइनस करना है। चलो ये तो सिंपल है। नाउ अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। अभी मैं ईयर 25-26 में हूँ, मैं आपका क्लाइंट हूँ। मैंने कहा कि मैंने 25-26 में 24-25 का भी म्यूनिसिपल टैक्स दिया है, 25-26 का भी दिया है और 26-27 का भी दिया है। मतलब मैंने एडवांस भी दिया है, एरेस भी दिया है एंड करेंट ईयर का भी दिया है। पेड है क्या? डिडक्शन क्लेम करना है। डिडक्शन ओनली ऑन पेड बेसिस। कौन से बेसिस पे? तो डिडक्शन क्लेम करना है कि नहीं करना है? करना है। क्लेम करना है कि नहीं करना है? अच्छा, ये कौन से प्रॉपर्टी के लिए पढ़ रहे बताओ? ओनली एसओ प्रॉपर्टी के लिए एक ही डिडक्शन मिलता है, कौन सा? इंटरेस्ट। बाकी ये पूरा डिस्कशन लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट, पार्टली लेट आउट, सिंपल ध्यान में रखना है। व्हेनेवर ऐसे लेट आउट इट मींस ऑल, सब जगह पर प्रोविजन अप्लाई करना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इंटरेस्ट पेनल्टी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सॉल्व करके बताना है। बिफोर दैट प्राइमा फेसी लग रहा है सब डाउट्स क्लियर है? ऐसा आपको कोई डाउट है जो मैंने क्लियर नहीं किया या ऑनलाइन? चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फिर म्यूनिसिपल टैक्स के ऊपर। चलो मेरे को चाहिए इस क्वेश्चन में आप एग्जाम में डिडक्शन कितना क्लेम करोगे? ऑनलाइन जल्दी भेजो सोल्यूशन। चलो फटाफट एवरीवन ट्राई करना एंड बिंदास आंसर दो, गलत हो तो चलेगा बट आप खुद सोचो। मैं हूं सब डाउट्स लेकर नहीं बोला, आप ट्राई करो, बैठे रहेंगे तो कब कुछ भी नहीं होगा फिर। हाँ ठीक है ना, देखते हैं जो भी मेरे पास आंसर है, मैंने ऐसे रैंडम क्वेश्चन बना दिया है। तो रोशन का आंसर है 54,000, अंजलि का 54, सबका आंसर
शायद करेक्ट रहेगा, फिर इतने लोगों का आ रहा है मतलब सही रहेगा। चलो पहले कितना है म्यूनिसिपल टैक्स, उसमें सबसे पहले बेसिक स्प्लिट करना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी एंड लेट आउट। कितना है सेल्फ ऑक्यूपाइड 50 एंड लेट आउट, तो इसका तो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, तो मैं अन्य से दिमाग नहीं चलाऊंगा। तो 2 लाख का 45% 90,000। अब इसमें से अच्छा बताओ, एज अ टेनेंट मैं अगर 45% एरिया में रह रहा हूं तो म्यूनिसिपल टैक्स में पूरे घर का 2 लाख दूंगा या लेट आउट का ही दूंगा? हाँ, तो इसमें से मैंने कितना दिया है, यहाँ पे काफी बच्चों का कंफ्यूजन होता है। बट आप लॉजिकली सोचो कि अगर तुम 45% एरिया में रह रहे हो तो तुम पूरे घर का म्यूनिसिपल टैक्स क्यों दोगे? आर यू बेवकूफ? नो। तो यहाँ पे काफी बच्चों डाउट है कि 45% किसका करना है, ये 40%। तो लेस 40% पेड बाय टेनेंट विच इज 36,000। 40% किसका करना है? 2 लाख का है, 90,000 का, 90,000 का आ गया 54,000। कितना आ गया गाइस? एक्सलेंट, आपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, मतलब आपको समझ में तो आंसर तो सबने जबरदस्त दिए हैं। 54,000। अभी भी किसी को डाउट है यहाँ पे? सबको क्लियर है? एग्जाम में कर सकते हैं बराबर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अभी आएगा मेन पार्ट, इंटरेस्ट का। चलो अभी अपन कहां पे पहुंच गए? एनएवी तक पहुंच गए। अच्छा, एनएवी से क्या मिलेगा? 30% डिडक्शन मिलेगा फॉर ऑल अदर एक्सपेंसेस। कौन सा मिलेगा? फॉर ऑल 30% मिलेगा। अच्छा, जहां पे एनएवी आएगा वहीं पे मिलेगा, एसओ के लिए मिलेगा क्या? नहीं। बताओ, जब भी एनएवी निगेटिव होगा तो 30% का डिडक्शन, क्योंकि इनकम का डिडक्शन मिलता है, लॉस का। तो 30% क्लेम करने के लिए एनएवी पॉजिटिव होना, अगर एनएवी नील है या निगेटिव है 30% क्लेम नहीं करना है। आई रिपीट, एनएवी अगर नील है या निगेटिव है उसका 30% तुम क्लेम नहीं करना है, पॉजिटिव है तो 30% क्लेम करना है। एंड अभी आता है आपका फेवरेट प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। चलिए फटाफट जबरदस्त तरीके से रिवाइज करते हैं। की पॉइंट्स आपको फटाफट लिख के देता हूं। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। चलो पहला, अगर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो कितना डिडक्शन मिलेगा? एक्चुअल इंटरेस्ट पेड, कोई लिमिट नहीं है। वो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अपन न्यूमेरिकल करेंगे, अपन प्री कंस्ट्रक्शन के गणित करने वाले हैं, सबको पता है ना। सेकंड, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो क्या होगा? बोरोड बिफोर 1499 है तो 30,000 और इंटरेस्ट पेड विच एवर इज लेस। आई थिंक ये भी सबको क्लियर है। करेक्ट करेक्ट प्रसाद, एकदम बढ़िया। अच्छा, ये इंटरेस्ट में क्या क्या आता है? मैंने ऑलरेडी कहा था, प्री, पोस्ट, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन। टोटल इंटरेस्ट का है किसके लिए? सब मिला के। घर एक ही है ना, तो एक घर में तो कोई भी इंटरेस्ट है, सब मिला के 30,000 और इंटरेस्ट पेड विच एवर इज लेस। ओके, ये भी क्लियर है। दूसरा, बोरोड ऑन और आफ्टर 1499, क्या लिखूंगा मैं? 2 लाख और इंटरेस्ट पेड विच एवर इज लेस। सो इंटरेस्ट में क्या क्या आता है आप बताओगे मेरे को? ऑल इंटरेस्ट मतलब कौन से? प्री, पोस्ट, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन। रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है क्या? ओके। अच्छा, ये जो लिमिट है ये मैक्सिमम कितने घर के लिए? 2 घर के लिए, ठीक है ना। तीसरा वेरी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आपको क्या समझ में आता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लोन लिया है, रिपेयर
रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन, मैक्स कितना मिलेगा 30,000 और इंटरेस्ट पेड विच एवर इज। सर ये तो ऊपर भी कवर्ड है, क्या फर्क है? नहीं, इसमें डेटा बोरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 910 के बाद है तो भी 2 लाख ही मिलेगा। तो ये कौन सा लोन है? ये दोनों लोन जो है वो है परचेस प्लस कंस्ट्रक्शन। और ये कौन सा लोन है? तो 0.2 वाला लोन जो है वो नए घर के लिए, एंड 3 वाला, हाँ, एंड लेट आउट तो सबके लिए है, लेट आउट में दिमाग ही नहीं लगाना है। तो आपको ये फर्क समझा के बताऊं? तो बताओ, रिपेयर्स, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, बोलो मैक्सिमम कितना मिलेगा? डेटा बोरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटा बोरिंग कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? 2 लाख के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने लिए इंपॉर्टेंट है? 2 लाख। ये आपको समझा क्या? ऑनलाइन प्लीज रिप्लाई करो फास्ट। कंफर्म? लॉक किया जाए? चलिए, नाउ क्लियर है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी इंटरेस्ट का डिडक्शन ऑन ड्यू बेसिस मिलेगा। मतलब क्या? एग्जाम में देंगे कि 40,000 इंटरेस्ट है, 22,000 ही पे हुआ है, कितना क्लेम करना है? 40,000 क्लेम करना है, डिडक्शन ऑन ड्यू बेसिस। ठीक है, दूसरा क्या है? ऑनलाइन बराबर है ना? यस सर, लॉक कर दो। ग्रेट, थैंक यू सो मच। और क्या पढ़ा था अपन ने? इंटरेस्ट ऑन डिले इन पेमेंट ऑफ EMI, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। देन लोन टेकन आउटसाइड इंडिया, डिडक्शन मिलेगा? यस। क्या करना चाहिए? TDS है तो डिडक्शन अलाउड है, डिडक्शन TDS कट नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो ये कुछ पॉइंटर आपको ध्यान में रखना है, जो मेन पॉइंट्स है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है, ध्यान सुनना है। मैंने पुणे के घर के अगेंस्ट लोन लिया है। क्या किया है? देखो मैं आपको बताता हूं। यह है मेरा पुणे हाउस प्रॉपर्टी, है ना? तो मैंने लोन टेकन यूटिलाइज फॉर बिजनेस एंड यूटिलाइज फॉर इंदौर हाउस प्रॉपर्टी। सपोज ये इंटरेस्ट है 38,000 रुपया, तो मैंने पुणे का घर गिरवी रख के लोन लिया है और वो साल का इंटरेस्ट है 38,000 रुपया। अभी वो पैसा मैंने बिजनेस में यूज किया है या फिर मैंने उससे घर लिया है। तो बिजनेस में यूज किया तो इसका डिडक्शन कहाँ पे मिलेगा? कहाँ पे मिलेगा? PGP पे मिलेगा। एंड घर के लिए लिया तो, बस ये आपको ध्यान में रखना है, ये काफी बार एग्जाम में आता है। ऑनलाइन समझा मैंने क्या बोला? सो व्हाट वी वांट लोन फॉर प्रॉपर्टी, नॉट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। हमको क्या चाहिए? लोन फॉर प्रॉपर्टी चाहिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। ठीक है? हाँ, और एक रह गया, मैंने बैंक चेंज किया, जैसे आप मोबाइल नंबर चेंज करते हैं ना, मतलब सर्विस प्रोवाइडर, तो मैंने ICICI बैंक से लोन शिफ्ट करके SBI में शिफ्ट किया, तो मैं तो घर की EMI दे रहा हूं, तो लोन, फ्रेश लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन, डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अल्टीमेटली EMI तो वही है ना, घर का EMI, बस बैंक चेंज हो गया, बट मेरे लिए कौन सा EMI? हाउसिंग EMI है, तो अपने बैंक भी चेंज किया तो भी मिलेगा। ब्रोकरेज वगैरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इतना मोर देन इनफ है, मतलब इससे ज्यादा आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। अभी अपन काम करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन का, वर्किंग करेंगे सब लोग। ये डायग्राम क्या आपको पता है, मैंने बहुत बार बोला है। चलो ना, पहले देखते प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। डायरेक्ट अपन पहले पीरियड का रिवीजन करेंगे, फिर उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलो, गिव हेडिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। जिनको अभी भी कुछ डाउट्स है मेरे को पूछना।
अगेन मैं आपको टेबल फॉर्म में बताऊंगा। बोलो नाउ, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या है? इंटरेस्ट पेड प्रायर टू कंप्लीशन, बराबर ना? इंटरेस्ट पेड प्रायर टू कंप्लीशन, यस सर, ये हमको पता है। इसका डिडक्शन कब मिलेगा? डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट starting from the year in which completion takes place। तो ये 5 साल कहां से मिलेंगे बताओ? जिस साल कंप्लीट होगा वहां से 5 साल, ठीक है। अच्छा, जो कंप्लीशन हुआ है उसको काउंट करना है क्या 5 साल निकालने के लिए? जिस साल कंप्लीट हुआ है उसको काउंट करना है। जिस साल कंप्लीट हुआ उसको काउंट करना है। बताता हूं मैं, देखो, कंप्लीशन 1 2 3 4 5, डिडक्शन इन PY 25 26। सपोज मेरा घर कंप्लीशन 22-23 में हुआ है, तो जो भी अमाउंट आएगा वो अपन कैलकुलेशन बाद में देखेंगे कितने साल में डिडक्ट करना है। 5 साल। तो बोलो पहले ईयर कौन सा होगा? हाँ, तो दोस्त काउंट करना है। तुम बोल रहे हो कि अगला लेना है। मैंने क्लास में क्या पढ़ाया था? जिस साल कंप्लीट हुआ है वहां से मिलेगा। डाउट क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ करेक्ट है, उसमें आते हैं अपन सांची। सेकंड क्या होगा? 23-24, देन 24-25, देन अच्छा, इस पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये वर्किंग कब करना है? इस 5 साल में 25-26 होना जरूरी है। तो यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा कि नहीं बताऊं? क्यों? 5 साल में 25-26 आ रहा है। इसका मैंने आपको कुछ हिंट दिया था। 21-22 के बाद है तो ही काम करना है। अच्छा, अभी कंप्लीशन 19-20 में हुआ है, तो पहला साल क्या होगा? 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? तो बताओ, एग्जाम में धपाधप कैलकुलेट करना है या सबसे पहले आप एग्जाम में चेक क्या करोगे? कंप्लीशन कब होना चाहिए? 21-22 के बाद है तो ही हाथ लगाओ, नहीं तो नोट लिख दो। और अपन ने क्लास में 4 केसेस करके लिए है, ABCD-C में भी 2 केसेस करके लिए, बहुत डीप में अपन ने ऑलरेडी कवर किया है। तो ये आपको क्लियर का पहले बताओ। दोस्तों, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? तो बोले एग्जाम में कब अपन, ये जो मैं पढ़ाऊंगा आगे, एग्जाम में कब हाथ लगाना इस कॉन्सेप्ट को? अपने लिए 21-22 होना चाहिए। उसके पहले तो 5 साल ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, वर्किंग करके मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो, तो यहां तक बेसिक्स तो सबका क्लियर है। अभी अपन निकालेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। उसके लिए कितने लगते हैं? 4 डेट्स। तो एक बार वापस प्रैक्टिस करते हैं ताकि कोई मन में डाउट ना रहे। चलो आते हैं खड्डे में गिरने के लिए, सॉरी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने सब नोट्स बता दिए। चलो अभी लिखो, ये लिख के हो गया सबका? सबके डाउट्स क्लियर है क्या ऑनलाइन? ग्रेट। चलो अभी नेक्स्ट लिखो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब इसमें तुम्हारा डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। वंशिका, कल का डाउट था ना, वो कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ अभी मैं। हो गया क्लियर? अच्छा ठीक है, चलो। नहीं, डाउट अच्छे रहते हैं, जैसे दाग अच्छे रहते हैं ना, डाउट भी अच्छे रहते हैं। अभी एग्जाम में आपको 4 डेट्स दिए जाएंगे। पहला, कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ बोराइंग, ठीक है। इसका कर देना है 1947, मतलब पार्टीशन।
1947 पार्टीशन हुआ था ना, तो इसका कर देना है 1947। फिर यहाँ पे आएगा डेट ऑफ कंप्लीशन। दोस्तों शुद्ध इंग्लिश समझने की जरूरत है। ये कमेंसमेंट है और ये कंप्लीशन है। इस वर्ड को इंटरचेंज मत करना, तुम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हो, है ना, घर के हो, बट उसका वैल्यू बाहर कुछ भी नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये वर्ड समझना है। पहले कमेंसमेंट है, बाद में कंप्लीशन है। पहले कैसे होगा कंप्लीशन, बाद में कमेंसमेंट? मतलब पहले प्रोफेशनल, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर ईटी, नहीं हो सकता ना। हाँ, थोड़ा लॉजिक भी लगाना है। एंड ये होगा डेट ऑफ रीपेमेंट। वापस क्या करना है, 1947। एंड लास्ट होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, तो ये अपन ने कॉलम ऐसे ही बनाए थे, है ना। उस दिन की बात है, सुबह 9 बजे मैंने ऐसे ही कॉलम बनाए थे। ठीक है, मैं डेट्स देख रहा हूं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी बताइए, इन दोनों में से क्या लेना है, लेटर या लेटर अर्लियर? लेटर। लेटर मतलब पहले ना। हाँ, LATER है। आप जो लिखते हैं लेटर वो अलग है, 14 फेब वाला इट्स अ डिफरेंट लेटर, ये अलग है। दोनों को मिक्स मत करना। नहीं, डाउट आने से पहले मैंने बता दिया। एंड इसमें क्या करना है, 31 मार्च नहीं रे, डायरेक्ट प्रायर टू कंप्लीशन। और रीपेमेंट इसमें से अर्लियर। एंड ये होगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अभी इतना इजी करके दिया, इसके बाद भी अगर नहीं आता है तो फिर मिरर असाइनमेंट जरूरी है। ठीक है, हाँ, तुम्हारे लिए स्पून का साइज बढ़ाना पड़ेगा। बट तुमको आता है तो जरूरत नहीं है, जिसको नहीं आएगा उसके लिए बोल रहा हूं। ठीक है ना, तो साइज के हिसाब से स्पून लेना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि स्पून का आत्महत्या हो जाए आपकी वजह से, है ना। आप गिर गए तो स्पून का आत्महत्या ना हो जाए। अरे स्पून किधर गया, जमीन में घुस गया तो आपके ऊपर फिर केस लग जाएगा ना, आपने खून किया, है ना। चलो अभी देखते हैं कितने लोगों को आता है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप आपके लेवल पे ट्राई करना है, ताकि मेरे को पता चले किसको डाउट है एग्जैक्टली। अभी ऊपर बहुत इजी करके लिख के दिया नहीं कि नहीं, बस अभी जो मैंने बताया उसको फॉलो करना है। बोलो क्या है। इसके पहले का 31 मार्च और 38, सो 25 और 38 कौन सा ले रहे, 25 कंफर्म ना। तो ये होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अभी आप बताइए आपको इसमें क्या डाउट है, ऑनलाइन प्लीज टेल मी वेयर इज द डाउट नाउ। सबको क्लियर है अभी, क्योंकि अभी मेरे को न्यूमेरिकल लेना है फिर, मतलब वो 1/5 वाला, वो मैंने ना गणित आना चाहिए ना, ये तो थ्योरी है। अभी 2-4 गणित करेंगे तो अभी समझेगा सबको। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, और एक आखिरी मौका।
चलो नेक्स्ट। स्टार्टिंग पॉइंट में बता देता हूं, कोई ऑप्शन नहीं है ना, बोलो। इसके पहले का 31 मार्च और 24, तो 23 या 24 कौन सा पहले आता है? हाँ, इंडियन मैथ्स के सबसे यही आता है पहले। हाँ, फिर उसमें 24 आ सकता है, तालिबानी मैथ्स में कुछ भी हो सकता है, बट इंडिया में तो मैंने ऐसे ही पढ़ा है, 23 पहले आता है। क्लियर है क्या? चलो, तो ये क्लियर है, ओके। नाउ अभी ये हो गया प्री। नाउ अच्छा, अभी नेक्स्ट डायग्राम बताओ मेरे लिए। पोस्ट पीरियड हम सबके लिए एग्जाम में क्या रहेगा कंपलसरी? 25, 26। यस यस, निधि यू आर राइट, करेक्ट। तो इसमें क्या क्या हो सकता, मैं आपको कुछ बताता हूं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू डेट ऑफ रीपेमेंट। आपको बताना है कि 25-26 में डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये मैं आपको देता हूं डेट ऑफ रीपेमेंट। 1-2 मिनट पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर आप उसको ये करना। ठीक है, चलो। तो डिडक्शन इन PY 25, 26, ये कौन सा इंटरेस्ट है? पोस्ट। बोलो, तो पहले केस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तीनों के आंसर चाहिए मेरे को। एक, इसके नीचे आपको आंसर लिखना है। मिलेगा? यस, क्योंकि रीपेमेंट कब तक होने वाला है? हाँ, मतलब 25-26 में EMI कट हुआ है क्या? क्या बैंक ने छुट्टी दे दिया कि चलो 1 साल नहीं कट करते? बैंक छोड़ेगी क्या? नहीं, तो मिलेगा कि नहीं आपको? मिलेगा ना। देन सेकेंड केस में नहीं मिलेगा, थर्ड केस में मिलेगा। पूरे साल का मिलेगा या कम मिलेगा? कम मिलेगा, 10 मंथ्स का मिलेगा, बस। इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता पोस्ट में। समझा क्या? एज अ बोरोर सोचो यहाँ पे कि मेरे अगर बैंक को EMI जा ही नहीं रहा है तो मैं इंटरेस्ट पे ही नहीं कर रहा हूँ, एंड बिना इंटरेस्ट पे के डिडक्शन मिलेगा क्या तुमको? कैसे देंगे गवर्नमेंट? तो बस ये थिंग क्लियर है क्या, बताओ। तो फर्स्ट एंड थर्ड में मिलेगा। फर्स्ट में 12 मंथ्स का मिलेगा, सेकंड में 10 मंथ्स का मिलेगा, और लास्ट में सेकंड में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एंड ऑफ द ईयर है, मतलब वो जितना है उतना ही मिलेगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी पे हो चुका है। ऑनलाइन क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये भी क्लियर है। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको मेरे को बताना है कि इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा। आप लिखना मत, पहले मैं लिखता हूँ, देन यू राइट। सो व्हाट आई वांट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। पहला है 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्लीज लिखो मत, पहले 1-2 मिनट रुको। ये मैंने डेटा दिया है, बेस्ड ऑन दैट आप बताएंगे मेरे को डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B प्रीवियस ईयर 25-26 में कितना मिलेगा। आराम से, घाई मत, आपके आंसर अनाउंस मत करना, बाकी लोग कंफ्यूज होते हैं। आंसर लिख के रखो, ऑनलाइन मेरे को आंसर भेजो। एज अ बोरोर सोचो, एज अ स्टूडेंट मत सोचना। एज्यूम करो आपका खुद का घर है, ठीक है, लिखो आराम से। क्वेश्चन सबको समझा क्या है?
अच्छा, ये 1/5 मैंने करके दिया है, आपका काम तो और आसान हो गया ना। लिखो तुम आंसर लिखो। यस, प्रसाद ने बहुत बड़े आंसर दिया है। अरे अपना प्रीवियस 25-26 है ना, क्या नाम है, मुट्ट अपर जो भी, MUTTA। दोस्त तुम्हारा नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा, आई एम सॉरी, बट अपना प्रीवियस 25-26 है, वो प्रीवियस डॉट पूछ रहा है, ये नहीं, आप कंफ्यूज मत होना। तो 31-25 मतलब 24-25 में रीपे हो चुका है ना, तो यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा 0, जिनका आंसर आया है उनको मिलेगा अंडा। क्या मिलेगा? घर पे जाके होमवर्क करना है, मिरर होमवर्क। अच्छा पहले बताओ प्री क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये 20-21 से 5 साल, 20-21, 21-22, 22-23, 24-25, क्या नहीं, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 खत्म। एंड ये रीपेड ही 24 में हुआ है मैडम, तो तुम 25-26 को EMI किसको दे रही हो? पहले बताओ तुम EMI किसको दे रही हो? ये EMI कौन से बैंक में जा रहे हैं? कंगाल बैंक ऑफ तालिबान, इराक, ये कौन सा बैंक है रीपेमेंट के बाद EMI ले रहा है? अच्छा मुट्टप्पा, अच्छा ऐसा नाम है क्या? आई एम सॉरी दोस्त, मैं तेरा नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं। अच्छा ये आंसर समझा क्या आपको? कितने लोगों का करेक्ट आया था? एक गए ना, इसने तुम मैडम, इसमें क्या डिफिकल्ट है अभी? हाँ तो ध्यान दो ना फिर, दोस्त तुम्हारा खड्डे में गिरे ना। हाँ ये है पढ़ना और इम्प्लीमेंट करना, फर्क बता दिया, इसलिए रिवीजन लेक्चर अटेंड करो। अच्छा बॉयफ्रेंड के बैंक में, अच्छा हाँ वैसा हो सकता है। अच्छा तुम गोवा से हो तो आई विल कॉल यू गोवा, दैट इज मच इजियर फॉर मी, बिकॉज तुम्हारा नाम पढ़ने चक्कर में प्रोविजन भूल जा रहा हूं मैं। कितने लोगों का करेक्ट है ऑनलाइन? तो बोलो 0 क्यों मिलेगा, प्री क्यों नहीं मिलेगा? 5 साल खत्म हो चुके, एंड पोस्ट क्यों नहीं मिलेगा? अपना पोस्ट कौन सा है? 25-26 नहीं मिलेगा। तो ये अमाउंट देने के बाद भी आपके साथ ऐसा खेल हो सकता है, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, कहाँ पे आपको शैंडी लगाएंगे समझ में नहीं आएगा। यस, अच्छा मिरर भी तालिबानी होना चाहिए इनके लिए, यस, मतलब फिर वो इधर का भी दिखेगा ना। चलो अभी नेक्स्ट ट्राई करो, ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो तो अभी मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, ये 2 डेट्स पे, जो लोग डेट्स पे ध्यान नहीं देंगे वो खड्डे में गिरेंगे। चेहरा मत दिखो, दिल में उतर के देखो ना, ऐसा क्वेश्चन है। बोलो, अगर में नहीं आया तो बाजू वाला रेडी रहना, ऐसे हाथ पोजीशन में लेके खींच के मारना है, फटक से, आवाज घर तक पहुंचना चाहिए। $2,02,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2,02,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख मिलेगा, लेट आउट है तो 2,02,000 मिलेगा। दोनों आंसर करेक्ट है, किसी का आंसर गलत नहीं, मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो ऐसा तो कितना मिलेगा? 2 लाख। तुम हाथ मत उठाना, उसने सही आंसर दिया है, वो रेडी थे सर, मारो क्या, रुको, रेडी थे वो। दोनों का आंसर करेक्ट है, ऐसा है तो 2 लाख एंड लेट आउट है तो 2,02,000। चलो अभी प्री पोस्ट का कॉन्सेप्ट फिट हो गया, अब एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर पूरा। चलिए बाकी टॉपिक में कुछ है नहीं, बाकी सब खत्म हो गया, फिर इतना ही टॉपिक है। बाकी अनरेजेंट वगैरह तो रिकवरी टाइम पास चीज़ है, उसमें कुछ दम नहीं है। चलो अभी हेडिंग लिखो,
कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। पहला, डेट ऑफ कमेंसमेंट, कुछ बैंड वगैरह बज जाएगा बाहर, ढोल क्या है, क्यों बजा रहे? अच्छा फंक्शन इसलिए क्या? हाँ। यस दीपक, हाँ हम किसको चाटा लगा, बाजू में कोई नहीं, करेक्ट निधि। तो पहले क्या चाहिए अपने को? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। चलो सब लोग आंसर भेजो दोस्तों, सबको ट्राई करना है। यहां पे गलतियां हो तो चलेगा, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। अब हाउस प्रॉपर्टी में आपको सब कॉन्फिडेंस आ गया? कल पेपर देना है फिर सबको, 8 दिन का समय दिया, आप ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो पेपर भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं जो भी एक्टिविटी करूंगा एक्स्ट्रा, हर एक में वहाँ पे इन्वॉल्व रहूंगा। ऐसे नहीं कि होमवर्क दे दिया सब चेक होगा, बस आप एफर्ट डालना मत भूलना, जितना आपके लिए पॉसिबल है गिव योर 100%। रिजल्ट अपने हाथ में नहीं, एफर्ट डालना अपने हाथ में है। बोलिए तो। अच्छा ऑनलाइन ने आंसर दे दिया, मैं लिख देता हूँ। 15 दिसंबर 2021 से कब तक होगा? 31 मार्च 2025। ये मेजॉरिटी स्टूडेंट का आंसर है दोस्तों, वो करेक्ट भी है। बस 30 मार्च की जगह 31 करो, उतना ही चेंज करो। कुछ डाउट किसी का गलत हुआ है? कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन नहीं हुआ ना, मतलब करेक्ट है ना? हाँ क्या हो गया? कुछ गलत हुआ दोस्त? हाँ क्वेश्चन गलत है मेरा? अच्छा हो गया। अभी देखो, अभी क्या करना है, ये प्रीवियस ईयर लिखना है। पहला प्रीवियस ईयर होगा 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद मैंने क्लास में कहा था फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर बी केयरफुल। ये पूरा साल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो बताइए 21-22 में आपने पैसा कितने समय यूज किया है? 15 दिसंबर से 31 मार्च, अराउंड 3.5 मंथ्स। हाँ तो इसलिए 3.5 मैंने बोला। 15 दिन डे वाइज भी ले सकते हैं आप, डेज वाइज भी ले सकते हैं, बट मंथ वाइज लेंगे तो अगर 10 है तो फिर मंथ वाइज लेना, डे वाइज लेना पड़ेगा। डे मतलब 10 तारीख है तो क्या करना पड़ेगा फिर? डे वाइज लेना पड़ेगा। तो अपन डे वाइज भी ले सकते हैं। डे वाइज बताता हूँ। रिकॉर्डेड स्टूडेंट का टेस्ट भी वो आपको सबमिट नहीं करना है, आपको वहाँ पे सॉल्व करना है। वो रिकॉर्डेड में भी मैं कल अपलोड कर दूंगा टेस्ट, मंडे को आपको सॉल्व करके पेपर चेक करना है, उसका डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। तो आप पेपर सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे, आप वेरीफाई कर लो। एंड फिर जब भी सेशन होगा डाउट सेशन, यू कैन आस्क मी डाउट। सो डाउट सेशन विल बी देयर बट योर इवेल्युएशन विल नॉट बी डन। चलो तो दो ऑप्शन है,
अभी 15 इसलिए मैं 3.5 ले सकता हूँ, अदरवाइज मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेज में लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेज में। तो शैल आई टेक नाउ 3.5 मंथ्स, तो 20 लाख इंटू 12% इंटू 3.5 मंथ्स डिवाइड बाय 12, ये आएगा पूरा 12%, ये आएगा पूरा 12%। अच्छा ये खत्म एग्जैक्टली मार्च को हो रहा है क्या, लास्ट वाला? कुछ कंफ्यूजन है, कुछ मैंने गलत नहीं लिखा ना, आप बताओ। 3.5 मंथ्स भी ले सकते हैं या डेज के बेसिस पे भी कर सकते हैं। 10-20 रुपए का फर्क आएगा, ज्यादा लोड मत लो। बोलो कितना आ रहा है पहला? 70,000 पहला। कितना आ रहा है? 8,90,000, हाँ 7,00,000 बराबर है, सॉरी 790 बराबर है, मेरी गलती हुई। 7,90,000 पूरा मिलेगा या 1/5 करना है? 1/5। कितना आ रहा है? अच्छा ये 3.5 कैसे है, सबको समझा क्या? अच्छा सपोज 10 तारीख होता तो एग्जाम में क्या करेंगे, वो साल डे वाइज लेना है। 10 तारीख से काउंट करके पूरा डे वाइज करना है, 4 महीने का वर्किंग। मतलब जान के 31 फेब के ऐसे 90 डेज डिवाइड बाय 365, अगर वैसा आता है तो, अगर डेट वाइज आता है तो थोड़े बहुत तो ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, कैलकुलेशन जहाँ पे है वहाँ पे मस्ती मजाक तो होने वाला है, कभी अपने साथ कभी उनके साथ। हाँ ले सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, काउंट करो तुम, देखो दिसंबर से 15 से 31 दिसंबर 16 दिन हो गए, जान के 31, तो 16 + 31 करो ना, दिसंबर के 16, जान के 31, फेब के 28 और मार्च के 31, 106। तो मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा फिर 20 लाख इंटू 12% इंटू 106 बाय 365। एग्जैक्टली आंसर मैच नहीं होगा, आप उतना समझ सकते हैं कि डे वाइज लिया है, थोड़ा बहुत फर्क आएगा, अभी ऑब्वियस है वो तो आएगा ही। 69,000 तो अराउंड 698 ना, 669, 300 रुपए का फर्क आ रहा है। 15 को लोन लिया ना तो इंटरेस्ट 15 से लगेगा, तो 31 - 15, वो रेजिडेंस स्टेटस का कॉन्सेप्ट अलग है। मेरे को 15 को रात को पैसा मिला है तो इंटरेस्ट 16 तारीख से लगता है, तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा, इट्स ओके, बट गलत नहीं। अभी क्या करेंगे, समझा क्या? तो अगर डे वाइज दिया तो ऐसे ट्विस्ट एग्जाम में छोटे मोटे आते, इसलिए मैंने आपको, बट कितने आ सकते हैं मैं नहीं बोल सकता, बट इसलिए ये प्रैक्टिस करके अपन अलर्ट हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ओके अभी डिवाइड बाय 1/5। अच्छा पहले अपन ने चेक नहीं किया कंप्लीशन कब हुआ है, तो 25-26 में हुआ है ना, अपने इसमें 5 साल आता है ना, पहला कब मिलेगा, 25-26 में मिलेगा ना। हाँ 21-22 के बाद है तो क्लेम करना है। देन पोस्ट वाला कब आएगा, अच्छा व्हाट इज पोस्ट फॉर मी, हाँ तो 25-26 के बारे में क्या दिया है, रिपेमेंट 2030 तक है, मतलब 25-26 में ईएमआई जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, तो वो भी आएगा 2,40,000। 3,98,000, 3,98,000। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेट आउट है तो 3 लाख, हाँ एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो चेक करेंगे लोन 9-10 के पहले लिया या बाद में। अभी देखो यहाँ पे लोन कब लिया है, अच्छा डेट ऑफ बोरिंग दिया नहीं क्या मैंने, ठीक है फिर तो 2 लाख ही क्लेम करेंगे, लोन का डेट नहीं दिया ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 लाख।
कितना मिलेगा यहाँ पे? 2 लाख मिलेगा। ठीक है, तो बताइए आपको प्री कंस्ट्रक्शन जम गया? अभी कोई कंफ्यूजन है क्या? एकदम क्लियर है? बस आई थिंक कॉन्सेप्ट वाइज यू आर थ्रू, ओनली कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आई थिंक जो भी आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं कहाँ पे हो रहे बताओ, कॉन्सेप्चुअली हो रहे हैं, कैलकुलेशन हो रहे हैं? तो थोड़ा आराम से करना है, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा? मस्त है कि वो हो जाएगा। क्लियर है क्या बताओ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये हो गया, अगला क्वेश्चन लिखो। ऑनलाइन ध्यान दो। आई लव योर जोक सर, थैंक यू। अब इस क्वेश्चन में नया क्या लग रहा है आपको? 2 लाख का रिपेमेंट हुआ है, तो जब लोन का रिपेमेंट होगा तो बाद में इंटरेस्ट कम होगा कि नहीं होगा? अपन ने क्लास में ऐसा सेम क्वेश्चन किया है। चलो अब ट्राई करो। यस, और दोनों के हिसाब से निकालो, एसओ के लिए निकालो और लेट आउट के लिए भी निकालो। चलो ट्राई करो, नहीं आया तो कोशिश करो। चलिए, तो प्री का कितना आएगा? वो तो मैंने रेडीमेड दिया है। बताइए पोस्ट का इंटरेस्ट कितना आएगा? 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 25। कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था? 20 लाख आउटस्टैंडिंग था ना? एट 12% इंटू 9/12 होगा। एंड बाद में 1 जनवरी 26 को मैंने 2 लाख पे कर दिया ना, तो बाद में आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 18 लाख होगा। तो जब भी रीपेमेंट होगा उसके बाद प्रिंसिपल का अमाउंट क्या करना है? कम करना है। बस यही मैंने किया है। ये जो मैंने ब्लू कलर का बॉक्स किया है वो छोड़ के बाकी सब कुछ सेम ही है। ऑनलाइन सबको समझा के बताइए। ये कितना आ रहा है पहला वाला?
1,80,000 एंड दूसरा वाला 50 टोटल, नहीं सब मिला के प्री एंड पोस्ट, सही है ना? ऑनलाइन सब लोग आंसर दो, सब लोगों का रिप्लाई चाहिए मेरे को। जो ब्लू कलर का मैंने बॉक्स किया, आपको समझा क्या? तो ऐसे छोटे मोटे चेंजेस होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़ा चेंज नहीं होगा। अरे समझा कि नहीं? बस हो गया। तो एसओ है तो मैक्स कितना मिलेगा? 2 लाख। एंड लेट आउट है तो पूरा मिलेगा। लेट आउट है तो कितना मिलेगा? पूरा मिलेगा। ऑनलाइन क्लियर है क्या? बताइए मेरे को, क्लियर है? चलिए, तो अभी आई थिंक इट्स डन। अभी कुछ मेन, अभी आपको प्रिकॉशन सब क्लियर है? अभी आपको कुछ लगता है कि अभी भी डाउट है? बताइए। मैं वो क्या अभी सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? कम देखो, अभी आप घर पे करते तो कितना समय आपको जाता? 5-6 घंटे जाते ही नहीं कम से कम। अपना 1.5-2 घंटे में सुपर फास्ट हो गया और अच्छे से हो गया, कुछ घाई नहीं, सब कवर किया। अभी ध्यान दो, ये छोटे मोटे पॉइंट्स है। बोलो रिकवरी ऑफ अनरेजिडेंट एंड एरियर्स। नो व्हाट इज एरियर्स? आज सुबह सैलरी में पढ़ा था। इंक्रीज इन रेंट विद बैकडेटेड इफेक्ट। इसमें एकदम कट टू कट लर्न करना है। इट इज टैक्सेबल आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%। इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। एंड जिस साल मिलेगा उस साल आप ओनर नहीं भी रहेंगे तो भी इसमें टैक्स देना है। एंड ये फॉर्मेट में कहाँ पे ऐड करना है मैंने बताया था। रेगुलर क्वेश्चन कंप्लीट करके बाद में इसको क्या करना है? फॉर्मेट में ऐड करना है। बीच में किधर घुसाना नहीं है। वेरी सिंपल, उसका कुछ टाइम का पता नहीं चलता ना। यस अंजलि, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, को ओनरशिप एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दो। अच्छा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ को ओनरशिप? दोनों ने मिलके प्रॉपर्टी लिया, 2 या उससे ज्यादा। चलिए एक बार डिस्कस करते। हो गया? बस आखिरी के 5 मिनट हो गया, हो गया। कॉफी पीने का समय हो गया। इंडिया की मैच देखना है, उनको देखने दो, उनको पैसे मिलते उसके लिए, अपने को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, चलो। तो 2 को ओनर है। पहला है सुन्ना, दूसरा है मुन्ना। ठीक है तो इन दोनों ने मिलकर एक फ्लैट लिया है। सुन्ना एंड मुन्ना ने फ्लैट लिया है। कहां पे लिया है? इंडिया में। ठीक है, तो ये है जॉइंट ओनर। अभी इन्होंने जो फ्लैट लिया है, या तो ये एसओ हो सकता है या तो लेट आउट, बराबर है। अच्छा, एसओ में क्या कहा था मैंने? दोनों को मिला के 2 लाख मिलेगा या दोनों को 2-2 लाख मिलेगा? क्योंकि डिडक्शन इज पर एसएससी, पर प्रॉपर्टी नहीं है। तो 2 लाख का बेनिफिट ईच ओनर को मिलेगा। सुन्ना मुन्ना दोनों को मिलेगा, ये मैंने कहा था। ठीक है, 12 से 5 मैच है हमारा, खेलने जाना है 12 से 5। अच्छा, वीडियो गेम खेलते हो तुम? एंड लेट आउट है तो, लेट आउट है तो उसको सिंगल प्रॉपर्टी माना जाएगा। पूरा कैलकुलेशन नॉर्मल करना है। एंड जो भी इनकम आएगा इनके रेशो में क्या होगा? डिवाइड होगा। सपोज 70 लाख रुपए इसका है, 30 लाख रुपीज उसका है, तो 7:3 के रेशो में वो जो फाइनल आंसर आएगा, दोनों की इनकम में क्या करेंगे अपन? ऐड करेंगे, मतलब इनकम को डिवाइड करके ऐड करेंगे, बस इतना ही है। ठीक है, आई थिंक दिस इज अगेन वेरी सिंपल। ओके, नाउ ये कुछ काम का नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टी अगर इंडिया के बाहर है तो बोलो, अभी सिंपल, पहले थोड़ा लॉजिक बताऊं। पहले मेरे को बताओ, इंडियन इनकम है फॉरेन इनकम है? प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, रेंट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो फॉरेन इनकम है इंडिया में, एक ही बंदा टैक्स देगा। कौन? ROR। एंड RNOR एंड NR को इंडिया में टैक्स होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी कौन सा होना चाहिए? इंडियन इनकम होना चाहिए। समझा क्या नहीं? तो बाहर का इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगा, बट वो रेंट फॉरेन करेंसी में मिलेगा, तो उसको क्या करना पड़ता है बताओ? कन्वर्ट करना पड़ता है फॉरेन करेंसी को। तो रेट कौन सा लेना बताइए?
फॉरेन करेंसी का क्वेश्चन में दिया जाएगा कौन सा, हर महीने का लेना है या 31/5 का लेना है। तो अपना 31/5/26 जो है लास्ट डे, उस रेट से पूरे साल के रेट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अपन ने कल ही क्लास में क्वेश्चन किया है। एंड अगर वो इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगा तो वो म्यूनसिपल टैक्स भी यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो ये दोनों कन्वर्ट किस पे करना है, दोनों कन्वर्ट किस पे करना है, 31/5 का उस पर कन्वर्ट करना है। तो गाइस यहाँ पे टॉपिक खत्म। देखो कितने 2 घंटे में अपन ने, अरे ओ जाना 2 मिनट, वो जेल से कैसे कैदी छोड़ते हैं पेरोल पे, है ना। मैंने जैसे खत्म बोला, हम आपके है कौन, विपुल सर अभी मंडे देखेंगे, अभी हो गया, अभी संडे, इस आदमी से मुक्ति है। चलिए, सो ऑनलाइन आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताना, ताकि बाकी बच्चे जो नहीं आ रहे वो आ सकेंगे। तो जरा आपके दोस्त जो नहीं है उनको पकड़ के लेके आना है, अगर आपको लगता है कि आपका फायदा हो रहा है तो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो ऑनलाइन डाउट क्लियर है, फोटो भेज दो अभी, इसका जो डाउट है मेरे को व्हाट्सअप कर देना, जो इलस्ट्रेशन में डाउट है। क्लियर है क्या? चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस वीकेंड। घर पे जाके 350 रील स्क्रॉल करना है, आज का होमवर्क है ना। चलो, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट सैटरडे अपना सैलरी का रिवीजन होगा। कौन सा होगा? सैलरी का रिवीजन होगा नेक्स्ट सैटरडे को। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। लेक्चर कैसा लगा मेरे को जरूर बताना। थैंक यू एंड बाय बाय। चलिए बाय बाय, 2 घंटे में खत्म। यस, थैंक यू सो मच। क्या हो गया? हाँ, अरे अरे देखो, नहीं वो उधर भूत बैठा है ना, इसलिए तुम गिर गए। बाय बाय, थैंक यू। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। अंजलि, सानिका, एवरीवन, थैंक यू सो मच। जिनको सेशन अच्छा लगा थैंक यू, नहीं लगा तो भी थैंक यू।